नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? क्या चल रहा है? कैसी चल रही है पढ़ाई? वेरी गुड इवनिंग। सब ठीक है? ऑल गुड? सब सही चल रहा है? चीजें समझ में आ रही हैं? कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है? क्या सही होगा अगर मैं इस चीज को कहूं? सब ठीक है? अच्छा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी आप लोगों ने? कोशिश की एक आध आंसर लिखने की? कुछ लिखने का कोशिश किया कल? अच्छा, कैसा रहा? कैसा लगा आपको लिखने के बाद? लिख पा रहे थे चीजों को? अच्छा, सेक्शंस मिस हो गए, आर्टिकल्स मिस हो गए, कोई बात नहीं। वो तो देखो, जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे तो क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। 50-50 लगा, चलो ठीक है। 50 भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 50% भी आप सेटिस्फाइड हो तो बहुत अच्छा है शुरू करने के लिए। अब बस इस आदत को छोड़ना नहीं, ठीक है? आज भी लिखना, कल भी लिखना, और इस प्रैक्टिस को जारी रखना। कब ये 50-100 पे पहुंच जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो, आर्टिकल्स भूलना काफी नॉर्मल चीज है। वो इसलिए होता है क्योंकि अभी आपने पढ़ा है। ऑब्वियसली हमारा दिमाग है, इंसानी दिमाग है। कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि डेटा डाउनलोड कर लिया और उसमें फिक्स हो गया। उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो कुछ भूलोगे नहीं। समय की बात है। देखो, ये सारी चीजें जो थोड़ा सा समय लेंगी, तो कंटिन्यूअस रिवीजन तो जरूरी है। पर लिखना मत छोड़ो। लिखने से भी याद होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना लिख लिख के, तो भी याद होने लगेंगी चीजें। ठीक है, चलो सर, चलो शुरू करें आज का सेशन। बताओ, अगर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है कोई बात तो जरूर पूछो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन। हिंदी मीडियम में लिखता हूँ आंसर, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो मैं इंग्लिश में लिख सकते हैं। हाँ, क्या बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश का शब्द हिंदी में लिख रहे हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चल। तो आज का बच्चे जो हमारा सेशन होने वाला है वो प्रेसिडेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करेगा। और आज हम लोग सबसे पहले तो प्रेसिडेंट का टॉपिक फिनिश ऑफ करेंगे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक पर। और उसके बाद फाइनली हम लोग मूव करेंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर। तो देखो, प्रेसिडेंट की लगभग लगभग जितने भी मेजर सब टॉपिक्स हम लोगों ने कल कवर कर लिए थे। जहां पर हम लोगों ने इम्पीचमेंट की बात कर ली थी, टर्म की बात कर ली थी, कंडीशंस वगैरह की बात कर ली थी, वैकेंसी का भी डिस्कशन हो ही गया था। हम लोगों ने पावर्स को भी समझना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो सबसे पहला हेड था, उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब जो दोस्तों हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है, तो सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं प्रेसिडेंट की, उनको समझेंगे। उसके बाद थोड़ा सा समय लूंगा फाइनेंशियल पावर्स को समझाने के लिए। और फिर आखिर में देखेंगे कि क्या क्या जुडिशियल पावर्स हैं। ठीक है, इस प्रकार से फिर थोड़ा सा मूव करेंगे पार्डनिंग पावर पे। तो पार्डनिंग पावर वही जुडिशियल पावर्स का एक सब पार्ट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं बचा है, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। पहले तो सबसे पहले तो ध्यान से सुनना कि क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि आप समझ के जाओ वो चीज जो कवर हो रही है। और दूसरी प्रायोरिटी ये है कि जो भी कुछ मैं बोर्ड पे लिखूं, जो भी आप लोगों को महत्वपूर्ण लगे, जो मैं बोलूं शायद लिखूं ना, उसको नोट जरूर करिएगा। ठीक है, नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका बहुत समय बचाएगी आगे चलकर। ठीक है, चल। तो दोस्तों, अगर नेटिव पावर्स का जिक्र करें तो कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको पहले बताना चाहता हूं। देखो, लेजिस्लेटिव पावर्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि दो आर्टिकल्स हैं, बड़े महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, उनको मैं लिख देता हूं और नोट करते चलना साथ के साथ। लेजिस्लेटिव पावर्स, एक है आर्टिकल 85, एक है 106। ठीक है, इन दोनों आर्टिकल्स को 108, सॉरी, आर्टिकल 108। अब ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं, ये सबसे पहले जिक्र करते हैं किस बात की, कि क्या लेजिस्लेटिव पावर्स है हमारे प्रेसिडेंट के पास।
दोस्तों जहां तक आर्टिकल 85 की बात अगर मैं करूं, आर्टिकल 85 पावर देता है हमारे प्रेसिडेंट को कि वो पार्लियामेंट को सम्मन कर सकते हैं। सम्मन करने का मतलब क्या हो गया? पार्लियामेंट को बुलावा भेज सकते हैं कि सेशन कंडक्ट किया जाए, जिससे कि पूरा जो सदन है वो एकत्रित हो पाए, और हो सकता है कि कोई जरूरी काम आया हो, कोई टॉपिक डिस्कस करना हो, उस पर डिस्कशन हो सके। तो सबसे पहली पावर तो प्रेसिडेंट की हमारे लेजिस्लेशन के संबंध में यही है कि वो सेशंस को सम्मन कर सकता है, सदनों को बुला सकता है। अब इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी महत्वपूर्ण पावर है जो हम लोगों को इस दूसरे आर्टिकल में देखने को मिलती है, आर्टिकल 108 पर। हमारे प्रेसिडेंट साहब अगर चाहें तो जॉइंट सिटिंग्स, इसके अंदर तो नॉर्मल सम्मन की पावर है, इसके अंदर स्पेसिफिक पावर है जॉइंट सिटिंग के संबंध में। जॉइंट सिटिंग से एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है बच्चों, तो इसको अच्छे से देखना। आर्टिकल 108 के अंदर प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वो दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। अब ये जॉइंट सिटिंग का पर्सपेक्टिव क्या है दोस्तों? कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है, मान लीजिए कोई भी बिल है जिसके संबंध में कानून बनना है। अब उस कानून को लेके लोकसभा और राज्यसभा एक मत नहीं हो पा रहे हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स है, डिस्कशन है, खींचतानी हो रही है। कुछ बात लोकसभा कह रहा है जो शायद राज्यसभा नहीं मान रहा है, राज्यसभा कह रहा है जो लोकसभा नहीं मान रहा है, जो काफी कॉमन प्रोसेस है। ऐसी सब परिस्थिति में सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है आर्टिकल 108 के अंदर कि वो दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या है कि दोनों सदन के जो सारे मेंबर्स हैं एक साथ एकत्रित होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर डिसीजन नहीं हो पा रहा है। अब जॉइंट सिटिंग के संबंध में एक एमसीक्यू बहुत बनता है, और वो ये है कि जब जॉइंट सिटिंग होती है कंडक्ट, तो उस सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, कौन उसको सदन को चलाता है उस समय पर। तो याद रखिएगा, जब भी जॉइंट सिटिंग होगी तो स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, वो उस सेशन को रेगुलेट करते हैं। और याद रखिएगा, जो भी फैसला लिया जाता है किसी भी जॉइंट सिटिंग के अंदर, वो हमेशा टोटल मेजॉरिटी के आधार पर लिया जाता है। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर, उनकी जो मेजॉरिटी है उसके हिसाब से फैसला होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है ऑब्जर्व करने वाली। आप सभी को पता है कि लोकसभा एक बड़ा सदन है जिसमें मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 550 तक जाती है, और राज्यसभा एक छोटा सदन है जिसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 245 तक ही रह जाती है। इसलिए क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि जॉइंट सिटिंग में जो भी फैसला होता है वो मेजोरिटी के आधार पर होता है, तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा की बात है उसकी ज्यादा प्राइमेसी हो जाती है, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा होते हैं इन नंबर। ठीक है, ये प्रैक्टिकल सी बात है, मतलब ये कहीं लिखा नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए बताया है मैंने। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर्स में आपको सबसे प्राइमरीली याद करना है आर्टिकल 85 जो सम्मन करने की पावर का जिक्र करता है, और आर्टिकल 108 जो जॉइंट सिटिंग की बात करता है। और जॉइंट सिटिंग के संबंध में स्पीकर वाली बात और मेजोरिटी वाली बात याद रखनी है। अब वापस से आओ आर्टिकल 85 पे। आर्टिकल 85 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, और वो है डिसोल्यूशन की, लोकसभा के डिसोल्यूशन की। अब ये क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखो, हमारे ये जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है कि राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी का होने का मतलब क्या है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, हमेशा चल रहा है, हमेशा से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और किस प्रकार से काम होता है, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के टर्म्स के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा का कोई भी मेंबर है, उसका जो नॉर्मल टर्म होगा वो 6 साल का होगा। और राज्यसभा इस प्रकार से काम करता है कि हर 2 साल पर राज्यसभा की जो टोटल मेंबरशिप है उसके 1/3 लोग, 1/3 लोग हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं, और हर 2 साल पे 1/3 लोग नए जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हर 2 साल पर ये साइकिल चलती है कि 1/3 लोग बाहर चले गए, 1/3 लोग नए आ गए। तो ऐसा कभी परिस्थिति आती ही नहीं है कि एक साथ सारे ही लोगों की टर्म जो है वो खत्म हो जाए, ऐसा हो ही नहीं पाता है। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद होता है जिसका टर्म बचा हुआ होता है।
इसलिए हम बोलते हैं कि राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, हमेशा बना रहेगा। पर वहीं दोस्तों जो लोकसभा है, लोकसभा के साथ ऐसा नहीं है। लोकसभा एक परमानेंट बॉडी नहीं है, परमानेंट सदन नहीं है। लोकसभा का टर्म भी खत्म होता है और इसको पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, लोकसभा के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुन के आते हैं। तो एक साथ इलेक्शन होते हैं सारी ही सीटों पर लोकसभा की, और एक साथ ही इलेक्शंस का रिजल्ट आता है और एक साथ ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है। और जो सभी लोग हैं जो लोकसभा के मेंबर हैं, सबका ही जो टर्म होता है वो 5 इयर्स का होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक मेंबर जो लोकसभा का सदस्य है, उसका जो टर्म है 5 साल का, वो एक साथ ही शुरू हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक साथ ही खत्म होगा। तो जब सबका ही टर्म खत्म हो जाएगा एक साथ, तो हाउस ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। अब आपको नए इलेक्शन करने पड़ेंगे, नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ये तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि टर्म मिला था, टर्म पूरा हुआ, लोकसभा डिसॉल्व हुई, फिर नई बनाई जाएगी और इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी। पर दोस्तों कभी कभी क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी भी कारणवश वो लोकसभा अपना टर्म पूरा ना कर पा रही है, तो वहां पर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उस लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। वो उस लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? देखिए, एक बहुत कॉमन रीजन बनता है किसी भी लोकसभा के डिसोल्यूशन का। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था किस तरीके से चलती है कि लोकसभा में जो लोग चुन के आए हैं वही लोग सरकार बनाते हैं। और कौन लोग सरकार बनाएंगे? वो पार्टी सरकार बनाएगी जिसके सबसे ज्यादा लोग हैं उस सदन के अंदर, जिनके पास मेजोरिटी है, 50% प्लस 1 लोग हैं। तो मान लीजिए अगर इलेक्शन हुए लोकसभा के और ऐसा हो पाया कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी आ गई, इतने बंदे आ गए जो 50% प्लस 1 कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, काम बहुत आसानी से निकल जाता है। पर ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है। जैसे अभी तो हो रहा है, जैसे 2014 के इलेक्शन में भी हुआ, 19 में भी हुआ, 24 का तो अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रही है, सब काम बढ़िया चल रहा है। पर हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे 1980s को आप देखोगे या 1990s को देखोगे, तो वहां पे काफी कॉमन था कि रिजल्ट आता था इलेक्शन का और लोकसभा के अंदर किसी भी एक सिंगल पार्टी की मेजोरिटी नहीं आती थी, सब एक दूसरे के आसपास होती थी और किसी के पास मेजोरिटी नहीं होती थी। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको बाहर से सपोर्ट मांगना पड़ता है। अब क्या है, पॉलिटिक्स चलती है सीधा गिव एंड टेक की एक्सरसाइज पर। अब उसमें क्या है, शुरू में आपको सपोर्ट दे दिया, सपोर्ट के साथ आपने सरकार बना ली, कल को कोई बात हो गई जिससे वो नाराज हो गए, जिन्होंने आपको सपोर्ट दिया था उन्होंने सपोर्ट वापस खींच लिया, फिर आपकी सरकार गिर गई। और इस तरीके से होता रहता था बार 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 बार। तो जब भी किसी सिंगल पार्टी की मेजोरिटी नहीं आ पाती है, तो स्टेबल गवर्नमेंट बनाना, मतलब ऐसी सरकार बनाना जो पूरे 5 साल चल जाए, बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट को मजबूर होकर किसी लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि उस लोकसभा में कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही होती है। तो ये जो पावर है लोकसभा को डिसॉल्व करने की, जो मैंने अभी आपको बताई, ये कहां से ट्रेस होती है दोस्तों? आर्टिकल 85 से। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका आर्टिकल 85 और आर्टिकल 108 का डिस्कशन। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं आर्टिकल 80 पे। आर्टिकल 80 का एक है क्लॉज 3। ये दोस्तों हमारे क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट साहब को पावर देता है कि ये राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, राज्यसभा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है, आर्टिकल 80 ये कहता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी राज्यसभा की वो होगी 245। उस 245 में से जो 233 लोग होंगे, 233 होंगे, वो चुन के आएंगे राज्यों से। अलग अलग राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगी। तो ये सारे राज्यों का रिप्रेजेंटेशन आएगा 233 लोगों से, 233 लोगों से। बाकी की जो 12 सीट्स बची दोस्तों, वो 12 सीट्स नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास जाती हैं। और कौन करता है नॉमिनेट? प्रेसिडेंट साहब करते हैं नॉमिनेट। और क्या आधार है? तो आर्टिकल 80 का सब क्लॉज 3 कहता है कि प्रेसिडेंट साहब चाहें तो किसी भी व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा,
जो स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। स्पेशल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। कौन से फील्ड्स में? लिटरेचर, लिखते चलिए साथ साथ, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में या फिर सोशल सर्विस में। इन चारों में से किसी भी फील्ड में जो लोग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं उनको हमारे प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव पावर है। इसके अलावा पहले भी एक आर्टिकल हुआ करता था 331, एक आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान में, आर्टिकल 331। वो व्यवस्था बनाता था कि प्रेसिडेंट साहब अगर चाहें तो दो लोगों को जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब जो अंग्रेजों के वंशज हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को, दो लोगों को वो लोकसभा के अंदर नॉमिनेट कर सकते थे। ऐसी व्यवस्था थी आर्टिकल 331 के अंदर। अब दोस्तों ये व्यवस्था नहीं है, तो लोकसभा के अंदर नॉमिनेशन का जो बात था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, वो हो गया है खत्म। तो उसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। किसी भी कानून को बनाने के संबंध में, किसी भी लॉ को बनाने के संबंध में हमारे प्रेसिडेंट साहब का बहुत बड़ा रोल होता है। किस तरीके से, क्या प्रक्रिया काम करती है दोस्तों? मान लीजिए आपको कोई भी कानून बनाना है, तो सबसे पहले उसके संबंध में आपको एक बिल लेके आना होगा, और वो बिल जो है आप पेश कर सकते हो लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, जिसमें भी चाहे पहले पेश कर दो। जिस भी सदन में वो पहले पेश होगा उसको वहां पे पारित कराना पड़ेगा, आपको पास करवाना पड़ेगा, जो भी मेजोरिटी चाहिए उसके हिसाब से। फिर वो पास होने के बाद दूसरे सदन के पास जाएगा और वहां पे भी सेम प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, उसको पास करवाना पड़ेगा, जो भी मेजोरिटी चाहिए उसके हिसाब से। एक बार दोस्तों कोई भी बिल जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है, आखिर में वो पहुंचता है दोस्तों प्रेसिडेंट साहब के पास। और प्रेसिडेंट साहब के पास जब कोई बिल पहुंचता है तो कहानी शुरू होती है वो जो आर्टिकल 111 के अंदर लिखी गई है। आर्टिकल 111 के अंदर लिखी हुई है। और आर्टिकल 111 कहता है कि जब भी कोई बिल पारित होके लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी प्रेसिडेंट साहब के पास पहुंचता है, तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो प्रेसिडेंट साहब के पास होता है कि वो उस बिल को एसेंट दे दें। एसेंट का मतलब है कि हामी भर दें कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है उस बिल से और उस बिल को कानून बना दिया जाए। तो जैसे ही एसेंट देंगे वो बिल कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट साहब के पास ये होता है कि वो अपनी एसेंट को विद होल्ड कर लें। वो अपनी एसेंट को विद होल्ड कर ले। विद होल्ड करने का मतलब क्या है? एक ऐसी परिस्थिति जहां पे प्रेसिडेंट ना ही हां बोलेंगे ना ही ना बोलेंगे, मतलब लटका के रखेंगे। और तीसरी परिस्थिति, हमारे प्रेसिडेंट अगर चाहें तो उस बिल को जो दोनों सदनों के द्वारा पारित होके आया है, उस बिल को दोस्तों रिटर्न कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पावर है प्रेसिडेंट साहब के पास कि वो किसी भी बिल को जो दोनों सदनों के द्वारा पारित होके आया है उसको रिटर्न कर सकते हैं। अब रिटर्न के संबंध में ये जो प्रेसिडेंट साहब की पावर है, ये एक लिमिटेड पावर है। इसको केवल एक ही बार एक्सरसाइज किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी बिल पारित होके आया दोनों सदनों के द्वारा प्रेसिडेंट साहब के पास, और अगर प्रेसिडेंट साहब को उस बिल के अंदर कोई भी दिक्कत लग रही है, कोई भी परेशानी लग रही है, तो प्रेसिडेंट साहब उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न कर सकते हैं मतलब उस बिल को वापस भेज सकते हैं। और जब भी प्रेसिडेंट साहब ऐसा करेंगे तो उनके जो भी सजेशंस हैं, जो भी वो चाहते हैं कि उस बिल के अंदर बदलाव किया जाए, जिस भी वजह से उन्होंने एसेंट नहीं दी, उसको भी बता सकते हैं सदनों को। जब एक बार बिल वापस हो जाता है दोस्तों, फिर पूरी तरीके से जो पावर है वो सदनों के पास आ जाती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के पास आ जाती है। अब उस लोकसभा और राज्यसभा के हाथ में है कि उसको वो बदलाव करने हैं या नहीं जो प्रेसिडेंट साहब ने बोले हैं। हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा उन बदलावों को कर दे, पर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा उन बदलावों को ना करे। दोनों में से चाहे कुछ भी परिस्थिति बने,
अगर दूसरी बार दोबारा से बिल पारित होकर दोनों सदनों के द्वारा प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है, तो यहां पर प्रेसिडेंट साहब के पास चॉइस नहीं होगी और उनको उस बिल के संबंध में असेंट देनी ही होगी। अब वो उसको ना ही विदहोल्ड कर सकते हैं, ना ही उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं, उनको असेंट ही देना होगा। तो रिटर्न केवल एक ही बार पॉसिबल है और जो सजेशन दिए जाते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, ना ही लोकसभा पर, ना ही राज्यसभा पर। ये दोस्तों पावर है किसी भी बिल के संबंध में। इसमें बस एक छोटी सी स्पेसिफिक सिनेरियो है जो आप याद रखिएगा, जो लागू होती है मनी बिल के संबंध में। मनी बिल के संबंध में, मनी बिल के संबंध से मतलब क्या है दोस्तों? देखो, कई अलग अलग प्रकार के कानून होते हैं, हर एक कानून का अपना सब्जेक्ट मैटर होता है। ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक प्रकार के कानून होते हैं जिनको हम बोलते हैं मनी बिल। मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसके अंदर कोई व्यवस्था की गई है जिसके आधार पर किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन हो रहा है, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा हो, चाहे वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से हो रहा हो। जैसे टैक्स से संबंधित कोई कानून बनाया जा रहा है, जैसे किसी भी प्रकार का कोई खर्चा सैंक्शन किया जा रहा है, या किसी भी प्रकार से किसी आमदनी की बात हो रही है, तो जो भी पैसे का लेन देन है अगर वो किसी भी बिल के अंदर किया जाता है उसको बोलते हैं मनी बिल। मनी बिल की मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मनी बिल के संबंध में प्रेसिडेंट के पास ये रिटर्न करने की पावर नहीं होती है, ना ही उस बिल को विदहोल्ड करने की पावर होती है। जब भी कोई मनी बिल लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा पारित होके पहुंचता है प्रेसिडेंट साहब के पास, तो प्रेसिडेंट साहब के पास केवल एक ऑप्शन होता है कि उनको उस बिल को एसेंट ही देना होता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, ऐसी क्या खास बात है मनी बिल में? ऐसा इसलिए है दोस्तों कि जब मनी बिल को पेश किया जाता है पहली बार सदन के अंदर, वो प्रेसिडेंट साहब की रिकमेंडेशन पर ही किया जाता है। बिना प्रेसिडेंट साहब की रिकमेंडेशन के किसी भी मनी बिल को पेश किया ही नहीं जा सकता है। दैट इज द रीजन कि मनी, अगर प्रेसिडेंट साहब को कोई परेशानी होगी तो वो किसी भी बिल को रिकमेंड करेंगे ही नहीं, तो वो सदन में जाएगा ही नहीं। और अगर प्रेसिडेंट साहब ने रिकमेंड किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस बिल से एग्री करते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हमने उनको दोबारा पावर नहीं दी है कि वो उसको रिटर्न कर सकें या विदहोल्ड कर सकें, वो उसको एसेंट ही दे सकते हैं केवल। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये हो गया दोस्तों आपका बिल के संबंधित जो पावर है जिनको ध्यान रखना है आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं एक सफर पर, जो सफर होने वाला है ऑर्डिनेंसेस से संबंधित, यानी कि आर्टिकल 123। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके संबंध में सवाल बनते रहते हैं, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 123 और आर्टिकल 123 बात करता है ऑर्डिनेंसेस की। अब ये ऑर्डिनेंसेस क्या है, बारी बारी से समझेंगे, एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, ऑर्डिनेंसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जो डील करने के लिए बनाया गया है किसी भी अनफोर्सीन और अर्जेंट मैटर को। यानी कि मान लीजिए दोस्तों, हमारे देश के अंदर क्या व्यवस्था है कि कानून कौन बनाता है? कानून बनाती है हमारी पार्लियामेंट, विधायिका हमारी कानून बनाती है। मान लीजिए कभी भी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि किसी भी समय पर किसी भी कानून की बहुत ज्यादा जरूरत हो, किसी भी अनफोर्सीन इवेंट की वजह से या किसी भी अर्जेंसी की वजह से, और उस समय पर हमारी पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा उपलब्ध ना हो, मतलब वो सेशन के अंदर ना हो, और कानून की बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है कि वो एक आदेश जारी कर सकते हैं ऑर्डिनेंस नाम का। और ऑर्डिनेंस कुछ नहीं है, उस आदेश के अंदर वो सारे नियम लिखे होंगे जिसके संबंध में आप कानून बनाना चाहते थे। अब ये ऑर्डिनेंस जो है ये बिल्कुल एक कानून की तरह काम करता है। हर एक व्यक्ति बाउंड होगा उसको फॉलो करने के लिए, उसको मानने के लिए, जैसे वो किसी भी कानून के संबंध में होता है। ये पावर है दोस्तों ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस एक ऐसी परिस्थिति है जो बहुत काम आती है जब कभी भी कोई अर्जेंट सिनेरियो बन जाता है और लोकसभा और राज्यसभा उपलब्ध नहीं होती है, और अच्छे से सब्स्टिट्यूट करती है उस एक्ट को जो एक्ट पारित किया जा सकता था किसी भी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, अगर वो उपलब्ध रहे होते तो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने क्या सीखना है कि अनफोर्सीन और अर्जेंट मैटर से डील करता है, और इसको तभी एक्सरसाइज करते हैं जब जो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब जो लोकसभा है और राज्यसभा है, जब वो सेशन में नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है?
और अगर कभी ऐसा कोई ऑर्डिनेंस बना दिया गया ऐसे समय पर जब सेशन में थे लोकसभा और राज्यसभा, तो ऐसा ऑर्डिनेंस मान्य नहीं होगा, ऐसे ऑर्डिनेंस को हम लोग वॉइड मानेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी भी ऑर्डिनेंस के संबंध में, उस बात को समझिएगा। जब कोई भी ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है तो वो हमेशा लागू नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि उसकी जो वैलिडिटी है वो अनलिमिटेड होगी। इसके बारे में नियम ये है दोस्तों कि जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा रिकन्वीन होंगी, मतलब जैसे ही उनका अगला सत्र चालू होगा किसी भी ऑर्डिनेंस के आने के बाद, तो उनके रिकन्वीन होने के 6 हफ्तों तक का समय होगा आपके पास। 6 वीक्स का टाइम होता है और कोई भी ऑर्डिनेंस लोकसभा और राज्यसभा के रिकन्वीन होने के बाद 6 हफ्तों तक चलता रहता है। ठीक है, और जैसे ही छठवां हफ्ता जो 6th वीक है, जैसे ही दोस्तों वो खत्म होता है, वैसे ही वो ऑर्डिनेंस भी समाप्त हो जाता है। तो किसी भी ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी जो किसी भी प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया गया है वो 6 हफ्तों तक है हमारे लोकसभा और राज्यसभा के रिकन्वीन होने के बाद। अब जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑर्डिनेंस है वो 6 हफ्तों तक चलता ही रहेगा। दो परिस्थितियां हो सकती हैं। या तो एक परिस्थिति हो सकती है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है रिकन्वीन होने के बाद ये डिसाइड करें कि एक काम करते हैं कि जिस संबंध में ये ऑर्डिनेंस लाया गया था उस संबंध में कानून बना देते हैं, और हो सकता है वो कानून पहले हफ्ते में ही बन जाए या दूसरे हफ्ते में ही बन जाए। तो जैसे ही वो कानून बन जाएगा तो उस ऑर्डिनेंस को हटा दिया जाएगा, कोई बात ही नहीं है, उसका कोई पर्पस ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा प्रेसिडेंट साहब से एग्री ना करें, वो कहे कि हमें ऐसा कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस जारी रहे, तो उसको 6 हफ्ते पूरा करने से पहले हटा सकते हैं बिना कोई कानून बनाए। तो जरूरी नहीं है कि हर सर्कमस्टांस में 6 हफ्ते तक वो चलेगा ही चलेगा। बस याद रखने वाली क्या बात है कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया उस संबंध में तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 हफ्ते तक की ड्यूरेशन के लिए कोई भी ऑर्डिनेंस काम करता है। ठीक है, क्लियर है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब दोस्तों एक जजमेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑर्डिनेंसेस के संबंध में, उसको जरा नोट कर लीजिए। जजमेंट का नाम है दोस्तों डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब ये क्या कह रहा है, ये जजमेंट क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं सुप्रीम कोर्ट की भाषा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सक्सेसिव repromulgation of ordinances without any attempt to get the bills passed by the assembly would amount to fraud on constitution। शब्द का इस्तेमाल देखिएगा, fraud on constitution, fraud on constitution, and the ordinance is so promulgated is liable to be struck down. Exceptional power of law making through ordinances cannot be used as a substitute for legislative power of the state legislature। अब देखिए दोस्तों हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो बहुत महत्वपूर्ण पावर है और बड़ी यूजफुल चीज है कि कभी भी इमरजेंट सिचुएशन में हम कोई ऐसा नियम कानून जारी कर सकते हैं और हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा लोकसभा के बैठने का और राज्यसभा के बैठने का। देश पे किसी भी समय में जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल बात ठीक है। पर डीसी वाधवा की जजमेंट कह रही है कि इस बात का जो सरकारें हैं वो बहुत मिसयूज करती हैं। अब मिसयूज होता कैसे है उसको समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, अगर आपको कोई भी कानून बनाना है पार्लियामेंट के माध्यम से, तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो आसान तो है नहीं। आपको दोनों सदनों के अंदर मेजोरिटी चाहिए उस बिल को सपोर्ट करने के लिए, दोनों सदनों के अंदर, पहले लोकसभा के अंदर फिर राज्यसभा के अंदर, तब जाके कोई भी बिल पारित हो पाता है दोनों सदनों से, तब जाके प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, तब जाके कानून बनेगा। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है सरकारों के लिए। कई बार सरकारें ऐसी परिस्थिति में होती हैं कि दोनों में से एक सदन के अंदर तो उनके पास मेजोरिटी है पर दूसरे सदन के अंदर नहीं है। ऐसा हो जाता है कि जैसे लोकसभा में तो उनके बंदे बैठे हैं जो बिल को सपोर्ट करेंगे, पर जब वो बिल राज्यसभा में जाएगा तब उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिलेगा।
तो वो कानून नहीं बन पाएगा, पर वो चाहते हैं कि ऐसा कानून बने। तो ऐसी सरकारें चालाकी दिखाती हैं और वो क्या करती हैं, इंतजार करती हैं हमारे सदनों का सेशन से बाहर जाने का, और जैसे ही सदन सेशन से बाहर जाते हैं वो ये ऑर्डिनेंस की ताकत को इस्तेमाल करके उस कानून को बनवा देती है। कानून तो नहीं, मतलब उस संबंध में ऑर्डिनेंस जारी करवा देती है। अब देखो दोस्तों, कहने को है ये पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है वो प्रेसिडेंट की है, कहने को है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो भी कुछ करता है वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की करेगा। वो वही करेगा जो उससे मिनिस्टर्स करने के लिए कहेंगे, वो वही करेगा जो प्राइम मिनिस्टर उनसे करने के लिए कहेंगे। तो इसलिए क्या करती हैं सरकारें, इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का मिसयूज करती हैं और ऐसी चीजों के बारे में ऑर्डिनेंस जारी करवा देती हैं जिसके बारे में वो कानून बनाने में असक्षम है। और केवल ऑर्डिनेंस जारी करवाना नहीं है, वही ऑर्डिनेंस को जो जारी हुआ है उसको बार बार रिप्रोमलगेट करवाती है। रिप्रोमलगेट का मतलब क्या है, जैसे ऑर्डिनेंस जारी किया, अभी ऑर्डिनेंस तो एक्सपायर हो जाएगा 6 हफ्तों के बाद जैसे ही सदन बैठेगा, फिर जैसे ही सदन जाएगा फिर से ऑर्डिनेंस बना देंगे, और इस तरीके से इफेक्टिवली उस चीज को वो चलाते रहते हैं, बार 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 किसी ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करके। अब दोस्तों ये जो पूरी प्रक्रिया है कितनी खतरनाक प्रक्रिया है। आप देश के अंदर ऐसा कानून चला पा रहे हो जिसको हमारी पार्लियामेंट ने हरी झंडी नहीं दिखाई, और बार बार करके उसे लंबे समय तक आप खींच भी पा रहे हो। तो ये तो फ्रॉड है, हमारे भारतीय संविधान के साथ धोखाधड़ी है। ये डीसी वाधवा की जजमेंट में बोला गया, और बोला गया कि ऑर्डिनेंसेस का रीप्रोमulgation केवल और केवल एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही होना चाहिए। आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि आप किसी ऑर्डिनेंस को क्यों रीप्रोमulgate कर रहे हो, क्यों उसके संबंध में आपने कानून नहीं बनाया है। ये है दोस्तों डीसी वाधवा की जजमेंट। अब एक बार मुझे फटाफट से बता दो चैट बॉक्स के अंदर, अगर आपको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर समझ में आ गई है और जो डीसी वाधवा का मैंने डिस्कशन किया वो भी आप सभी लोगों को क्लियर है। एक बार वाई टाइप करेंगे बच्चे सभी लोग। आज का एजेंडा थोड़ा सा लेंदी है तो मैं बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, आपको सीधा समझाने पे ही लगा हुआ हूं, और बस आपको भी कुछ नहीं करना है, आज थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा, साथ के साथ चलते चलो, समझते चलो, ठीक है। अगर आपको पानी पीना है तो 30 सेकंड ले लो, पानी वानी पी लो, थोड़े से रिलैक्स हो जाओ, आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आप लोगों को। चले कंटिन्यू करें अपने डिस्कशन को, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग मूव कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल पावर्स पे। प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स क्या होती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब हम लोग फाइनेंशियल पावर्स की डिस्कशन करेंगे तो हमारे लिए जो आर्टिकल्स रिलेवेंट होंगे वो होंगे आर्टिकल 109। अब लिख देता हूं यहां पे, फाइनेंशियल पावर्स। अब इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है आर्टिकल 109 पे। अब ये क्या कह रहा है उसको समझते हैं, और साथ के साथ 110। देखो सबसे पहली चीज, मनी बिल, कोई भी मनी बिल, अभी मैंने आपको समझाया भी यही बात वही रिपीट हो रही है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर केवल और केवल प्रेसिडेंट साहब की प्रायर रिकमेंडेशन के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण फाइनेंशियल पावर है प्रेसिडेंट साहब के पास। जब मैं बोल रहा हूं कि किसी भी मनी बिल को आप पेश ही कर पाओगे सदन के अंदर केवल और केवल प्रेसिडेंट साहब की प्रायर रिकमेंडेशन के पास साथ, जिसका मतलब क्या है कि पैसे से संबंधित आप कोई बिल या कानून बना ही नहीं सकते हो बिना प्रेसिडेंट साहब को इन्वॉल्व करें। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रेसिडेंट साहब का एक अच्छा खासा कंट्रोल है हमारे देश के फाइनेंसेस पर। पहली चीज तो आपको ये सीखनी है। दूसरा क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट के सामने ले करवाते हैं एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं बजट,
ये भी पावर प्रेसिडेंट के ही पास है और ये पावर दी गई है आर्टिकल 112 के अंदर, आर्टिकल 112 के अंदर। किसके संबंध में है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं दोस्तों आम भाषा में? बजट। बजट क्या होता है? बजट लेखा जोखा होता है, आगे आने वाले साल में जो भी सरकार खर्चा करने वाली है या जहां जहां से भी जो भी पैसा आने वाला है उस सब का एक रिकॉर्ड होता है, एक लेखा जोखा होता है, एक प्लानिंग होती है। उस बजट को भी जो ले किया जाता है, ले करना मतलब पेश किया जाता है हमारे सदनों के सामने, वो प्रेसिडेंट साहब के ही कहने पे किया जाता है। और ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पावर है, हमारे फाइनेंशियल पावर है हमारे प्रेसिडेंट साहब की। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आप लोगों को समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमारे देश के अंदर दो फंड होते हैं, एक है कंसोलिडेटेड फंड और एक है कंटिंजेंसी फंड। इन दोनों को समझना जरूरी है और दोनों का फर्क भी जानना जरूरी है, तभी आपको ये पावर समझ में आएगी। दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड आपके वॉलेट के वो मेन पॉकेट की तरह है। जैसे आपका जो पर्स होता है, आपका जो वॉलेट होता है, उसमें एक पॉकेट होती है, मेन पॉकेट, जिसके अंदर जो भी पैसा आपको मिलता है आप उसी में रखते हो। ऐसे ही जो भी खर्चा होता है वो भी उसी से निकल के आता है। तो सारी चर्चा, सारा पैसा लेना देना सब कुछ उस मेन पॉकेट से ही होता है। ठीक है, वो है हमारा कौन सा? कंसोलिडेटेड फंड। तो जो भी देश के पास पैसा आ रहा है, जो भी टैक्सेस से कलेक्शन हो रहा है या फिर जो भी खर्चा हो रहा है आमतौर पर, वो सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड से होता है। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। पर दोस्तों एक और फंड होता है जिसको हम बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। ये आपके अगर वॉलेट के हिसाब से देखें तो अंदर छुपी हुई छोटी सी जेब होती है ना, जहां पे आप 500 रुपए 2000 रुपए दबा के रखते हो, जिससे कल को अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कहीं पे मैं फंस जाऊं या मुझे कुछ लेना हो तो मैं उसको ले सकूं। तो वो आमतौर पर पॉकेट इस्तेमाल नहीं होती है, वो किसी कंटिंजेंसी में ही इस्तेमाल होती है। तो इसी तरीके से देश का भी एक कंटिंजेंसी फंड होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है जब कुछ बहुत ज्यादा जरूरत हो, जब कुछ अनफोर्सीन इवेंट हो जाए। ठीक है, और पैसे की जरूरत पड़ रही हो। तो ये जो दोस्तों दूसरा वाला फंड है कंटिंजेंसी फंड, इसके संबंध में प्रेसिडेंट साहब के पास एक एब्सोल्यूट पावर है। और वो एब्सोल्यूट पावर ये है कि केवल इन्हीं की रिकमेंडेशन पर ही कंटिंजेंसी फंड से कोई भी पैसा किसी भी पर्पस के लिए निकाला जा सकता है। तो ये कहना गलत नहीं है कि ये जो कंटिंजेंसी फंड है ये पूर्णतः प्रेसिडेंट साहब की ही कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फाइनेंशियल पावर है हमारे प्रेसिडेंट साहब की। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं, एक फाइनेंस कमीशन नाम से ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक संस्था है जिसका काम होता है कि वो प्लानिंग करती है कि हमारे देश को अपने खर्चों को कैसे मॉडरेट करना है, कैसे हमको अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना है, इस सब के बारे में चर्चा होती है। ये सब चर्चा आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 280 के अंदर। आर्टिकल 280 के अंदर आपको बात मिलेगी फाइनेंस कमीशन के संबंध में। फाइनेंस कमीशन बहुत महत्वपूर्ण संस्था है हमारे देश के लिए, बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं वही इस फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल के बाद। 5 साल का इसका टर्म होता है, एवरी 5 years एक नई फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होती है और उसको कॉन्स्टिट्यूट करने वाले कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी एक फाइनेंशियल पावर होगी। तो ये है दोस्तों हमारी फाइनेंशियल पावर का डिस्कशन। ये कुछ बेसिक 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है। अब जो अगली पावर है जिसमें हम लोग बढ़ने वाले हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण पावर है। तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, क्योंकि अब बड़ी जरूरत पड़ने वाली है उसकी। मैं बात करने वाला हूं दोस्तों जुडिशियल पावर्स की। जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, और बारी बारी से समझते हुए चलेंगे। देखो, सबसे पहली जुडिशियल पावर जो प्रेसिडेंट की है
वो आती है आर्टिकल 143 से, जो मैंने आपको कल भी बताया था शायद। आर्टिकल 143 बात करता है एडवाइजरी जुडिक्शन की, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये क्या कहता है आर्टिकल 143 दोस्तों, क्या कहता है कि मान लीजिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रेसिडेंट साहब के सामने कोई भी सवाल उठ खड़ा हो जो कानूनी हो, मानो कोई भी बिल आया है, उस बिल के संबंध में या फिर कोई भी मांग उठ रही है देश के अंदर, जिस मांग के संबंध में प्रेसिडेंट साहब कंफ्यूज है कि कानून क्या है या कानून क्या होना चाहिए, ठीक है, ऐसे कुछ बहुत नॉर्मल सी चीज है, ऐसा हो सकता है। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 143 कि वो हमारे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस भेज सकते हैं और उनकी राय मांग सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी हमारे देश की, सर्वोच्च न्यायालय है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करके अपनी एडवाइजरी जुडिक्शन एक्सरसाइज करता है और जो जिस भी चीज के संबंध में राय मांगी जा रही है उस चीज के संबंध में वो राय देता है। अब दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बाध्य है राय देने के लिए। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी देखा गया है हमारे देश के अंदर कि क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो भी कुछ करता है वो सरकार के कहने पर ही करता है, तो कई बार सरकार अपने आप को बचाने के लिए ऐसे सवालों को जो प्योरली पॉलिटिकल सवाल हैं उनको रख देती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और फिर सुप्रीम कोर्ट उनका जो भी जवाब देता है वो उसकी सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल देती है। मान लो किसी भी कानून के संबंध में जनता डिमांड कर रही है कि ऐसा कानून बनना चाहिए, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट, उसके संबंध में रिकमेंडेशन भेज देगा, किसके पास, रेफरेंस भेज देगा सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ भी बोला, कुछ भी कमेंट किया उसके बारे में, तो क्या होगा कि जनता का जो सारा गुस्सा है वो सुप्रीम कोर्ट में फूटेगा और जो जनता है, वो सरकार है, वो बच जाएगी और उसमें कुछ भी कानून ही नहीं है, प्योर पॉलिटिक्स है। तो ऐसी अगर कभी परिस्थिति बनती हुई दिखती है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है अपनी एडवाइस देने के लिए। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि एडवाइस लेने की पावर है प्रेसिडेंट के पास, जो नॉर्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट देता ही है अगर कुछ प्योरली पॉलिटिकल नहीं होता है, ठीक है। एक ये बात हो गई। अब इसी जुडिशियल पावर के अंदर दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण पावर होती है पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इससे सवाल बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यूज भी पूछा जाता है और कभी कभी देखा गया है कि शॉर्ट नोट वगैरह भी पूछ लिया गया है। तो ध्यान से सुनेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जहां तक प्रेसिडेंट साहब की पास पावर है पार्डनिंग की, वो किस किस चीज के संबंध में है जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक है शब्द पार्डन, एक है शब्द पार्डन, लिखता हुआ चलता हूं, नोट करते हुए चलेगा, पार्डन। एक है शब्द रिप्राइव, स्पेलिंग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। एक है शब्द रिप्राइव, एक है शब्द रेस्पाइट, एक है शब्द रेस्पाइट और एक है शब्द रेमिशन, एक है शब्द रेमिशन, ठीक है। तो क्या हो गया, पार्डन हो गया, पार्डन हो गया, रिप्राइव हो गया, रेस्पाइट हो गया और रेमिशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और शब्द होता है कम्यूटेशन, एक और शब्द होता है कम्यूटेशन। ये सारे अलग अलग शब्द हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं आर्टिकल 72 के अंदर। आर्टिकल 72 के अंदर जब हम लोग पार्डनिंग पावर डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट की, तो सबसे पहले इन शब्दों का मतलब एक एक मिनट में समझ लेते हैं और फिर मूव करेंगे कि पार्डनिंग पावर है क्या प्रेसिडेंट की और उसको किस प्रकार से एक्सरसाइज किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले पार्डन की बात करें, ये जो पहला शब्द है, ये वाला जो शब्द है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस शब्द का मतलब होता है कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने ये पार्डन की पावर को एक्सरसाइज किया है, इसका परिणाम ये होगा कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस मतलब जो सजा मिली है उस व्यक्ति को, जो उसका कन्विक्शन हुआ है, वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए उसे किसी भी अपराध के लिए सजा मिली और उसको पार्डन मिल जाता है प्रेसिडेंट से, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी सजा पूर्णतः खत्म हो जाएगी, पूर्णतः खत्म हो जाएगी। ऐसा माना जाएगा जैसे कि उसको कभी सजा मिली ही नहीं,
वो बिल्कुल आजाद पंछी बन जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट पावर है पार्डन करने की, बिल्कुल ही माफ कर दिया। पर ये जो दोस्तों एक शब्द आप देख पा रहे हो यहाँ पे कम्यूटेशन, इसको समझो। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कम्यूटेशन में क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को बदलकर एक लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दे देते हैं, मतलब पनिशमेंट का फॉर्म बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसने कोई भी खतरनाक अपराध किया है, कोई हीनियस ऑफेंस किया है, और उस हीनियस ऑफेंस के लिए उसको मृत्यु दंड मिला है, डेथ पेनल्टी मिली है, और वो प्रेसिडेंट साहब के पास गया और प्रेसिडेंट साहब से गुहार लगाई आर्टिकल 72 के अंदर। तो वहां पे प्रेसिडेंट साहब इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, कम्यूटेशन की पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं कि आपकी डेथ पेनल्टी को बदलकर कर दिया जाता है क्या? लाइफ इंप्रिजनमेंट। क्या कर दिया जाता है? लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो क्या हुआ? फॉर्म ही बदल दिया, पनिशमेंट का फॉर्म ही बदल दिया। ये क्या हुआ? कम्यूटेशन। इसके बाद आता है दोस्तों रेमिशन। ठीक है, रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है? इसमें जो पीरियड है सेंटेंस का उसको कम करते हैं। सजा का जो कैरेक्टर है, उसकी जो फॉर्म है, उसको नहीं बदलते हैं, जो पीरियड है उसको कम कर देते हैं। पीरियड को कम करने का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको 10 साल की रिगोरस इंप्रिजनमेंट मिली है, उसकी रिगोरस इंप्रिजनमेंट को 5 साल की कर देंगे। तो हमने फॉर्म नहीं बदला। ये तो समझते हो? देखो, 2 प्रकार की इंप्रिजनमेंट होती है आईपीसी के अंदर। एक होती है नॉर्मल सिंपल इंप्रिजनमेंट, एक होती है रिगरस इंप्रिजनमेंट। रिगरस इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को केवल जेल में नहीं रखेंगे, उससे काम भी करवाएंगे। आसान नहीं होगा उसके लिए जेल में रखना। सिंपल इंप्रिजनमेंट का मतलब है कि उसको बस जेल में रखेंगे, उससे काम वाम बहुत ज्यादा नहीं करवाएंगे, जो बेसिक होगा वही करवाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको रिगरस इंप्रिजनमेंट मिला है 10 साल का, और उसका रिगरस इंप्रिजनमेंट अगर कम करके 5 साल का कर दिया, तो ये एग्जाम्पल किसका है? रेमिशन का। क्योंकि यहाँ पे सजा की फॉर्म नहीं बदली है, केवल सजा का अमाउंट बदला है। पहले 10 साल होता था, अब वो 5 साल हो गया। फिर अगला आता है दोस्तों रेस्पाइट। रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक अवार्ड किया जाता है, एक लेसर सेंटेंस, उसकी जगह जो ओरिजिनली अवार्ड किया गया था। और यहाँ पे जो वजह है, वो वजह होती है कोई भी डिसेबिलिटी, जैसे कि प्रेग्नेंट हो जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो रेस्पाइट में क्या है? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई महिला है, फॉर एग्जाम्पल कोई महिला है, उसको कुछ सजा दी गई है, ठीक है, कोई भी उसको सजा दी गई है किसी भी अपराध के लिए। अब क्या हो रहा है? उसकी सजा को हम लोग कम कर दे रहे हैं, पर यहां पे कम करने की वजह कोई स्पेसिफिक वजह है, जैसे कि वो महिला प्रेग्नेंट है, या फिर मान लो कोई और डिसेबिलिटी से सफर कर रही है, जिससे दया का भाव आ रहा हो, जिससे दया का भाव आ रहा हो, तो हो यहां पे भी सजा कम रही है, जो पनिशमेंट है वो कम हो रहा है, पर यहां पे कोई स्पेसिफिक रीजन है उसका, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई या और कोई डिसेबिलिटी हो गई। ये सारी जो सिचुएशन है दोस्तों, वो रेस्पाइट में गिरती है। किस में गिरती है? रेस्पाइट में। और आखिरी में आता है रिप्राइव। आखिरी में आता है रिप्राइव, और रिप्राइव का मतलब होता है जब हम किसी भी सेंटेंस के एग्जीक्यूशन पर स्टे लगा देते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, फॉर एग्जाम्पल। अब मान लीजिए वो व्यक्ति है, गुहार लगाता है प्रेसिडेंट साहब के पास, और प्रेसिडेंट साहब उसे रिप्राइव देते हैं, ये वाला रिलीफ देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसकी सजा खत्म नहीं हो जाएगी, या फिर ऐसा नहीं है कि उसको डेथ पेनल्टी की जगह हम लोग लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देंगे, ऐसा भी नहीं। रिप्राइव का मतलब बस इतना सा होगा कि उसकी जो फांसी है वो कुछ समय के लिए हम लोग सस्पेंड कर देंगे, मतलब कुछ समय तक उसको फांसी नहीं दी जाएगी। जैसे अभी कोई रिसेंट में मूवी आई थी, मुझे पता नहीं, मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। उसमें क्या था कि कोई महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, और उसके प्रेग्नेंट होने के कारण उसकी फांसी को टाल दिया गया था, उसकी फांसी हटाई नहीं गई थी। ऐसा नहीं था कि उसकी फांसी माफ कर दी गई हो जैसा रेस्पाइट में पॉसिबल, उसकी फांसी वैसी ही बनी रही, बस उसको सस्पेंड कर दिया गया जब तक वो बच्चा जन्म ना ले ले। ये क्या है? रिप्राइव का एग्जाम्पल है, जहां पे एग्जीक्यूशन को, किसी भी सजा के एग्जीक्यूशन को डिले किया जाता है। हाँ, शायद जवान ही होगी, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये सारी हमने समझ लिया कि पार्डन का मतलब क्या है, कम्यूटेशन का मतलब क्या है, रेमिशन का मतलब क्या है, रेस्पाइट का मतलब क्या है, और रिप्राइव का मतलब क्या है। ठीक है,
क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये तो हो गया कि क्या क्या पॉसिबल रिलीफ हैं जो हमारे प्रेसिडेंट दे सकते हैं। अब सीधे तौर पर प्रेसिडेंट की पावर पे जाते हैं कि वो इस पावर को कब और कैसे एक्सरसाइज करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चे। प्रेसिडेंट साहब ये जो पावर्स हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, वो तब ही दे सकते हैं अगर कोई व्यक्ति को सेंटेंस दिया गया है या कन्विक्ट किया गया है किसी भी अपराध के लिए, जहां पर उसको जो पनिशमेंट मिली है वो किसी कोर्ट मार्शियल के अंदर मिली है। जहां पे ध्यान से नोट करवाता चलो, ऐसी पनिशमेंट्स जो किसके द्वारा मिली है, कोर्ट मार्शल के, कोर्ट मार्शल के। कोर्ट मार्शल का मतलब समझते हो? जल्दी से मेरे को बताओ चैट बॉक्स में, कोर्ट मार्शल का मतलब क्या होता है। दूसरा, कोई भी पनिशमेंट जो दी गई है एक ऐसे अपराध के लिए जो एक यूनियन का लॉ है, एक ऐसे ऑफेंस के लिए जो एक यूनियन का लॉ है। यूनियन का लॉ मतलब केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून है। तो आप सभी को पता है कि केंद्र कानून बनाता है, पार्लियामेंट कानून बनाती है। और मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और उस कानून के अंदर उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसको सजा दी गई है, तो वहां पर भी जो प्रेसिडेंट साहब है एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी पार्डनिंग पावर को। बिल्कुल ठीक है। कोर्ट मार्शल क्या होता है? कोर्ट मार्शल ज्यादातर डिफेंस फोर्सेस के संबंध में लागू होता है कि कोई भी व्यक्ति है जिसने डिफेंस फोर्सेस में रहते रहते कुछ भी रूल वगैरह का उल्लंघन किया है, कुछ भी अपराध किया है, तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। उस कोर्ट मार्शल के संबंध में भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपनी पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे कोई भी लॉ है जिसको यूनियन लॉ बोल सकते हैं, मतलब जिसको पार्लियामेंट ने बनाया हो, उसके संबंध में भी। और आखिरी में, कोई भी लॉ के अंदर सजा मिली हो, किसी भी परिस्थिति में सजा मिली हो, अगर जो सजा है वो डेथ पेनल्टी है। ये बहुत क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। कभी भी किसी भी व्यक्ति को हमारे देश के अंदर अगर डेथ पेनल्टी मिली है, फिर वो चाहे यूनियन लॉ के अंदर मिले, चाहे स्टेट लॉ के अंदर मिले, चाहे कोर्ट मार्शल के अंदर मिले, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के संबंध में प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है कि वो अपनी पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा, ये 3 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। ठीक है, तो यूनियन लॉ हो गया, मिलिट्री मतलब कोर्ट मार्शल हो गया, और डेथ सेंटेंस वाली बात हो गई। अब दोस्तों, जैसे हम लोगों ने अभी प्रेसिडेंट साहब की पार्डनिंग पावर को डिस्कस किया है, इसी तरीके से जो गवर्नर साहब हैं उनके पास भी पार्डनिंग पावर होती है। उनके पास पावर कहां से आती है? पार्डनिंग पावर आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर साहब को बिल्कुल ऐसे ही पावर दी गई है कि वो भी पार्डन कर सकते हैं। गवर्नर साहब को पार्डनिंग पावर दी गई है और यही है सब कि वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, वही सारी चीजें हैं। पर कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, आपको 2-2 मिनट में बता दे रहा हूं। मैं क्यों बता रहा हूं आपको डिफरेंसेस यहाँ पे? क्योंकि एमसीक्यूज में आपको इन्हीं पॉइंट्स को लेके कंफ्यूज करते हैं वो लोग। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये है या नहीं, इसलिए जब इन दोनों को आप एक साथ देखोगे तो आपको क्लैरिटी ज्यादा बेहतर आएगी। जैसे सबसे पहला, जो पार्डनिंग पावर है गवर्नर की, वो डिफर करती है प्रेसिडेंट से दो मुद्दों को लेकर। पहला, जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकता है उन सेंटेंसेस को जिनको कोर्ट मार्शल के द्वारा इन्फ्लिक्ट किया गया है, मतलब मिलिट्री कोर्ट के द्वारा इन्फ्लिक्ट किया गया है। पर गवर्नर के पास ऐसी पावर नहीं है। तो अगर कोर्ट मार्शल के अंदर किसी भी व्यक्ति को अगर सजा मिली है और उसे पार्डन चाहिए, तो उसे प्रेसिडेंट साहब के पास ही आना पड़ेगा, गवर्नर के पास वो नहीं जा सकते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों यही फर्क हो गया। दूसरा बहुत बड़ा फर्क है जहां से एमसीक्यू बनता ही बनता है, वो ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब है वो पार्डन कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को, पर गवर्नर साहब के लिए पॉसिबल नहीं। तो डेथ पेनल्टी अगर किसी व्यक्ति को मिली है और उसको अगर पार्डन चाहिए, तो प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा, गवर्नर वहां पे उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई स्टेट लॉ है और स्टेट लॉ के अंदर भी डेथ पेनल्टी दी गई है, तो वहां पे भी प्रेसिडेंट के पास ही जाना होगा, गवर्नर के पास जाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, इसके साथ आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आपको 1-2 केस बता देता हूं पार्डनिंग पावर के संबंध में, जिससे एक बेहतर क्लैरिटी आ जाए। जैसे एक केस है जिसका नाम है दोस्तों इपुरु सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश,
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2006 का, लिख देता हूं आप लोगों के लिए, नोट कर लीजिए। इपुरु सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और ये 2006 का जजमेंट है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का। बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसके अंदर देखिए दोस्तों क्या बात कही गई है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72, जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की, और ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 161, जिसकी अभी हमने चर्चा की, आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। वेरी इंपॉर्टेंट बात, जुडिशियल रिव्यू मतलब जब भी प्रेसिडेंट साहब या फिर जब भी गवर्नर साहब अपनी पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज करते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को पार्डन देते हैं या फिर नहीं देते हैं, दोनों ही एक्सरसाइज मानी जाएंगी पावर का, उसके संबंध में कोर्ट के पास, न्यायालयों के पास ये पावर है कि वो उनका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और कही इसी केस के अंदर, कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना ही प्रेसिडेंट के द्वारा ना ही गवर्नर साहब के द्वारा अपनी पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है कास्ट के आधार पर या फिर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। कास्ट मतलब जाति के आधार पर या फिर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। दोनों ही रीजंस अलाउड नहीं है। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो पार्डनिंग के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, गवर्नर के सामने या प्रेसिडेंट के सामने, अब जो गवर्नर साहब हैं या जो प्रेसिडेंट साहब हैं उस व्यक्ति को पार्डन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं केवल इस कारणवश कि वो किसी स्पेसिफिक जाति का व्यक्ति है या फिर वो स्पेसिफिक किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा है तो ये पूर्णतः गलत है। इसीलिए बोला गया कि जो पार्डनिंग पावर है उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? कोर्ट के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट साहब से और गवर्नर साहब से ये पूछ सकती है कि आपने इस व्यक्ति को पार्डन किया या फिर आपने इस व्यक्ति को पार्डन नहीं किया, आपने ये जो पावर एक्सरसाइज की उसके क्या आधार थे, आपने किन आधारों पर ये फैसला लिया, और जो भी वो ग्राउंड्स बताए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, उनको जज करेगा सुप्रीम कोर्ट। क्या वो सही आधार है? कहीं वो जातिगत आधार तो नहीं है, या फिर कहीं वो राजनीति से जुड़े हुए आधार तो नहीं है, या फिर और किसी ऐसे आधार से तो नहीं जुड़े हुए हैं जिसको हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों पावर है जो हमको इस जजमेंट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इपुरु सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का जजमेंट बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसके अलावा दोस्तों एक और जजमेंट है बड़ा महत्वपूर्ण, जिसका नाम है केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1989 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1989 सुप्रीम कोर्ट। अब इस जजमेंट के अंदर क्या बोला गया उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, जब भी एक्सरसाइज होगी पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के द्वारा, तो जो भी एविडेंस उपलब्ध है रिकॉर्ड पर उसको स्क्रूटिनाइज किया जा सकता है, और हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट साहब है वो किसी डिफरेंट कंक्लूजन पे पहुंचे, और ऐसा करने पर जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो जुडिशरी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं या फिर किसी भी जज के द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, वो अपना डिस्क्रेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, और जो पेटिशनर है जो मर्सी के लिए मांग रहा है, मतलब जो पार्डन क्लेम कर रहा है, उसके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं होगा कि प्रेसिडेंट के सामने उसे ओरल हियरिंग मिले। ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ओरल हियरिंग नहीं मिलेगी। अब समझते हैं ये जजमेंट में कहा क्या जा रहा है। दोस्तों बड़ा समझिएगा, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है कि उस व्यक्ति ने बहुत ही कोई खतरनाक सा अपराध किया है। अब उस व्यक्ति के संबंध में मानो दोस्तों पूरी कानूनी कार्यवाही चलेगी, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस लेके आएगा, उसका डिफेंस पेश होगा,
और पूरा ये इतना लंबा जर्नी सफर करने के बाद जो कोर्ट है, जो जज साहब है, वो एक फैसला लेंगे। और मान लीजिए कि जज साहब ने ये फैसला लिया है कि वो उस व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, ठीक है। तो सारे एविडेंसेस को मद्देनजर रखते हुए, सब चीजों को सोचने के बाद, समझने के बाद हमारे जज साहब ने ये फैसला लिया कि वो सजा देना चाहते हैं। अब मान लीजिए वही व्यक्ति पहुंच जाए प्रेसिडेंट के पास और वहां से माफी मांगने लगे। तो दोस्तों ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि प्रेसिडेंट साहब के पास जब वो व्यक्ति पहुंचेगा तो प्रेसिडेंट साहब को भी वही एक्सरसाइज दोबारा से करनी पड़ेगी जो जज साहब ने करी थी। प्रेसिडेंट साहब को दोबारा से देखना पड़ेगा कि कहीं इस व्यक्ति ने सही में अपराध किया था या नहीं किया था, क्या क्या एविडेंसेस उसके सामने उपलब्ध थे, तभी तो वो एक्सरसाइज कर पाएंगे अपनी पार्डनिंग पावर को सही से, वरना कैसे फैसला लेंगे? टॉस करके तो नहीं लेंगे, सही सी बात है। तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है कि उसी एविडेंस के आधार पर जिस पे जज साहब को लग रहा था कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है, उसी एविडेंस के आधार पर प्रेसिडेंट साहब को लगे कि नहीं किया। ऐसा वेरी पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है कि दो अलग मनुष्य हैं, उनके सोचने का तरीका अलग है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता किसी भी केस में कि एविडेंसेस इतने एब्सोल्यूट हों कि केवल एक ही कंक्लूजन पॉसिबल हो। ऐसी बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि एक ही केस के संबंध में दो लोग अलग अलग विचार रखें। तो ऐसा करना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रेसिडेंट किसी और नतीजे पे पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जज साहब की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है या क्वेश्चन कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, जज साहब ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया था। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो व्यक्ति है जो पार्डनिंग पावर, जिसके संबंध में पार्डनिंग पावर एक्सरसाइज हो रही है, वो किसी भी तरीके से ऐसे अधिकार को क्लेम करने लगे कि उसे प्रेसिडेंट के सामने अपनी बात रखनी है, उसे ओरल हियरिंग मिले, उसे प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाए और अपनी बात को रखने का मौका दिया जाए। ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अब देखो कोई भी व्यक्ति है, मानो कोई भी अपराधी है, वो ये राइट कोर्ट के सामने तो क्लेम कर सकता है कि भाई मेरे को मेरी बात रखने का मौका मिले, क्योंकि उसका अधिकार है। पर प्रेसिडेंट के सामने ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि दोस्तों पार्डनिंग पावर एक स्पेशल पावर, वो कोई नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस नहीं है कि सबको अधिकार मिलेगा कि आओ अपनी बात रखो। वो प्रेसिडेंट साहब के ऊपर है। अगर प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे, उन्हें लग रहा है कि उस व्यक्ति को बुला लेना चाहिए, उसकी बात सुन लेनी चाहिए, तो बुलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा कि वो मजबूर करे प्रेसिडेंट को कि वो उस व्यक्ति को बुलाए ही बुलाए। तो ये कोई भी ओरल हियरिंग का राइट नहीं होता है। तो ये कहां से आ रहा है दोस्तों? केहर सिंह की जजमेंट से, ठीक है। हाँ, एक आखिरी जजमेंट छोटी सी और पढ़ता देता हूं साथ के साथ। शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, ठीक है। SH है, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 सुप्रीम कोर्ट। ये जो जजमेंट है दोस्तों, ये डिले के संबंध में है, और ये सबसे बड़ी परेशानी है हमारे देश के अंदर, डिले के संबंध में है। और क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट ने? बोला इनऑर्डिनेट डिले इन रिजेक्शन ऑफ मर्सी पेटिशन of death row convicts amounts to torture and is sufficient basis itself to commute death sentence to life imprisonment। देखिए बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है दोस्तों। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसको मृत्यु दंड मिला हुआ है, आप खुद अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पे रख के जानने की कोशिश करिएगा। दोस्तों मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसको मृत्यु दंड मिला हुआ है, अब वो मर्सी पेटिशन फाइल करता है प्रेसिडेंट साहब के सामने। अब प्रेसिडेंट साहब उस पेटिशन को डिसाइड करने में सालों सालों लगा लेते हैं। अब दोस्तों मेरी क्या परिस्थिति होगी आप ये समझिए, मेरी क्या मानसिक हालत होगी। मेरे को मेरे जीवन के ही बारे में कोई निश्चितता नहीं है कि मैं कब तक जी पाऊंगा, कितना जी पाऊंगा। किसी भी समय पे मेरी मर्सी पेटिशन रिजेक्ट हो सकती है, जैसे ही रिजेक्ट होगी मेरे को फांसी दे दी जाएगी। और इस परिस्थिति में, इस मानसिक स्थिति में मैं सालों से बना हुआ हूं। इससे तो बेहतर ये होता कि मेरे को फांसी दे दी जाती, जिससे कम से कम मेरा ये जो मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, ये जो मेरा टॉर्चर हो रहा है, ये तो नहीं होता। दे देते फांसी, बात खत्म कर। मेरे को जो लटका के रखा है इतने लंबे साल तक, यही पता नहीं चल रहा कि मेरे को फांसी होगी या मेरे को माफी मिलेगी, ये तो उससे भी ज्यादा खराब है।
और इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया शत्रुघ्न चौहान के जजमेंट में और बोला गया कि ये टॉर्चर है, लिटरल टॉर्चर है। पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको डेथ पेनल्टी दी गई है उसकी पेटिशन को लंबे समय तक लटका के रखा जाता है। अब ये लंबे समय की कोई डेफिनेशन नहीं है कि कितना समय लंबा काफी माना जाएगा, पर ऐसी किसी परिस्थिति में उसकी जो डेथ पेनल्टी है उसको कम्यूट करना ही होगा और उसको कन्वर्ट करना ही होगा लाइफ इंप्रिजनमेंट में। पर ये केवल उन्हीं लोगों के लिए दोस्तों जिनको डेथ पेनल्टी मिली हुई है। अगर और कोई सजा मिली है और आपने मर्सी पिटीशन डाली और उसमें देरी हो रही है तो ये जजमेंट लागू नहीं होगी। ये जजमेंट केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको डेथ पेनल्टी मिली हुई है और उनकी मर्सी पिटीशन को डिसाइड करने में एक लंबा समय लग रहा है और बोला जा रहा है कि ये टॉर्चर है और आखिर में उसकी जो डेथ पेनल्टी है उसको कन्वर्ट करके क्या बना दिया जाएगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट। क्लियर है दोस्तों? अब मुझे फटाफट से बता दीजिए अगर आप सभी लोगों को पार्डनिंग पावर के सारे पॉइंट भी समझ में आ गए और इपुरु सुधाकर की जजमेंट, कहर सिंह की जजमेंट और आखिरी में शत्रुघ्न चौहान की जजमेंट क्लियर है तो ठीक है। क्लियर है? आर वी ऑल क्लियर? कहीं पे कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बच्चे आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं आखिरी में ले लूंगा, नहीं तो सैटरडे को हमारा डाउट सेशन होगा, आराम से चर्चा कर लेंगे। अभी मुझे बता दो फटाफट से, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन है किसी भी बात को लेके जो हमने पार्डनिंग के संबंध में डिस्कस की है? वाई टाइप करेंगे बच्चे सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर। मैं आप सब लोग किसी के मैसेज नहीं देख पा रहा हूं। बच्चों एक बार मैसेज भेजने की कोशिश करिए चैट बॉक्स में। हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू हो। अच्छा अब देखिए, अब चैट, अब मेरे पास मैसेज आया, चैट मैंने ऑफ नहीं किया, शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच हो, पर आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो? सब कुछ ठीक है? एक बार कोशिश करिए मैसेज भेजने की। अभी विभा का मेरे पास मैसेज आया है, मतलब कोई टेक्निकल इश्यू हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर सेशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ जो हमारा, ठीक है मैसेज आने लगे, यस आ गया मेरे पास। चले अब दोस्तों हमारा जो प्रेसिडेंट का टॉपिक है इसी के साथ हो गया है समाप्त। अब हम लोग दोस्तों अपने दूसरे टॉपिक पे बढ़ रहे हैं आज के सेशन के, जो कि होने वाला है वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक। वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक ठीक ठाक सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा आपका समय खराब नहीं करेगा और बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक को बड़ा आसानी से खत्म कर लेंगे और हो सकता है कि हम लोग अपने अगले टॉपिक पे भी स्विच कर जाएं, पर कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के संबंध में क्या कानून है और क्या नियम है और किस प्रकार से सारी प्रक्रिया चलती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा कर रहे हैं तो हमारी जो शुरुआत है वो होती है आर्टिकल 63 से, तो नोट करते चलेंगे। और जो चर्चा है हमारी शुरू होगी कहां से, आर्टिकल 63 ऑनवर्ड्स। और आर्टिकल 63 की वैसी ही भाषा है जैसे आर्टिकल 52 की थी प्रेसिडेंट के संबंध में। आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब हर समय पर एक व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने का पद संभालेगा, वो कार्यभार संभालेगा। वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है हमारे देश के अंदर। हाईएस्ट कौन सा है, प्रेसिडेंट साहब का, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, वाइस प्रेसिडेंट साहब का। फिर आता है दोस्तों आर्टिकल 64 जो कहता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं
वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट के। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो इसको लिख लीजिए। आर्टिकल 64 कहता है कि जो हमारे वीपी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, वो कौन होंगे? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके? राज्यसभा के। अभी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट कोई भी व्यक्ति जो भी वाइस प्रेसिडेंट के पद पे बैठा होगा, केवल इस नाते ही वो चेयरमैन बन जाएगा, किसका? राज्यसभा का। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, किसके? राज्यसभा के। और ये बात कहां पे लिखी गई है? आर्टिकल 64 में। और देखो वही छोटी सी बात है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं। देखो वो तो बड़ी बेसिक सी बात है कि कोई भी व्यक्ति है, इतना बड़ा पद संभाल रहा है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या ही होल्ड कर सकता है? ना ही केंद्र के सरकार के अंदर, ना ही राज्य सरकार के अंदर, ना ही किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर। ये तो बेसिक सी बात है, रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात है, उसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 क्या कहता है? मान लीजिए दोस्तों कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो प्रेसिडेंट होने का पद संभाल रहे हैं, मतलब प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, आर्टिकल 65 के अंदर हमने इसकी चर्चा करी थी कल भी। तो ऐसी सिचुएशन में वो चेयरमैन के तौर पर एक्ट नहीं करता है राज्यसभा के। ठीक है, उस समय पे जो भी डिप्यूटी चेयरमैन होगा राज्यसभा का, वो चेयरमैन के तौर पर एक्ट करेगा। तो याद रख लीजिएगा इस बात को, अगर कभी आपसे एमसीक्यू पूछ लें तो अगर कभी भी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि किसी भी कारणवश प्रेसिडेंट साहब उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट साहब को प्रेसिडेंट साहब का कार्यभार संभालना पड़ रहा है, तो यही जो व्यक्ति है जो वाइस प्रेसिडेंट है और अभी प्रेसिडेंट साहब का कार्यभार संभाल रहे हैं, फिर ये उस दौरान चेयरमैन के तौर पर एक्ट नहीं करेंगे राज्यसभा का। ठीक है, उस दौरान राज्यसभा के चेयरमैन की तरह कौन एक्ट करेगा? जो राज्यसभा का डिप्यूटी चेयरमैन है। और डिप्यूटी चेयरमैन कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको राज्यसभा से ही चुना जाता है, राज्यसभा के लोग ही मिलके चुनते हैं उस व्यक्ति को, जिसको हम बोलते हैं डिप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 63, 64 और 65। अब आपको लेके चलता हूं आर्टिकल 66 के अंदर, जहां पर इलेक्शन की बात की गई है। इलेक्शन से कभी कभार एमसीक्यू पूछ लेते हैं, तो इसको समझेंगे अच्छे से। वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन। ठीक है, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, याद रखनी है। वाइस प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से, जैसा प्रेसिडेंट के संबंध में पढ़ा था, जिस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के ही माध्यम से होता है, जैसा प्रेसिडेंट साहब का होता था। पर आप याद करो, प्रेसिडेंट साहब के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता था? लोकसभा के भी मेंबर्स होते थे, इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी मेंबर्स होते थे, दिल्ली और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं वो भी होते थे। तो बहुत बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन के लिए। पर दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के साहब के समय में ऐसी परिस्थिति नहीं, उनका भी इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के ही माध्यम से होगा। इनफैक्ट जो प्रक्रिया है वो लगभग एक ही जैसी है। बस फर्क ये है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब जो पार्टिसिपेट करेंगे इस इलेक्शन के अंदर वीपी के, वो केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। और इसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं वीपी के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सीक्रेट बैलेट होता है। तो वही मैंने जो आपको कल समझाया था कि आपको वोट मिलेगा, वोट के अंदर आपको प्रेफरेंस देनी होगी कि आप पहले नंबर पर किसको चाहते हो, कौन जीते। अगर वो ना जीते तो दूसरे नंबर पर आप किसको चाहते हो, कौन जीते। अगर वो भी ना जीते तो तीसरे नंबर पर आप किसको चाहते हो कि कौन जीते। और इसी प्रकार से इलेक्शन होता है। पहले सबका फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस काउंट करते हैं। ओवरऑल जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं वही व्यक्ति वीपी बन जाता है। और सीक्रेट बैलेट होता है,
मतलब किसी भी व्यक्ति को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि वो किस व्यक्ति को वोट दे रहा है। तो वही है पूरी सेम टू सेम प्रक्रिया जो मैंने आपको प्रेसिडेंट में समझाई थी, जो भी कुछ आपने लिखा था नोट्स के अंदर, सेम टू सेम रिपीट कर दो वीपी में। बस इलेक्टोरल कॉलेज का कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है जो मैंने आपको बताया, बस बाकी सब कुछ सेम है। ये बहुत आसान है कि आपने एक समझ लिया तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाता है। बस एक और फर्क मैंने आपको बताया ना कि वीपी के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते थे। और देखो वीपी के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स का, दिल्ली के, पुडुचेरी के, इन सब का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। एक बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कि कोई भी व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है वो जरूरी हो कि वो ना ही लोकसभा का मेंबर हो, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर हो, ना ही किसी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, ना ही किसी काउंसिल का मेंबर हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति किसी भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसको वो पद अपना दोस्तों छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर वो इलेक्शन जीत गया तो अगर उसे वीपी बनना है, अगर वीपी का पद संभालना है, तो उसका जो पहले वाला पद है, फिर वो चाहे लोकसभा के अंदर हो, राज्यसभा के अंदर हो, किसी असेंबली में हो, किसी काउंसिल में हो, उसको वो पद छोड़ना पड़ेगा। और अगर उसने ऑफिशियली नहीं छोड़ा तो जिस दिन वो वीपी होने का कारभार संभाल लेगा तो ये मान लिया जाएगा बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाएगा कि उसने अपना पुराना वाला पद छोड़ दिया है। ठीक है, वैसे तो ऑफिशियली ही छोड़ देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं, बट बाई चांस नहीं दिया किसी भी कारणवश तो बाय डिफॉल्ट ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि जो पुराना वाला पद है उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? ये तो छोटी छोटी सी बात है। अब दोस्तों मैं क्वालिफिकेशंस की बात कर लेता हूं। क्वालिफिकेशन से एमसीक्यू पूछा जाता है। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करूं वीपी की, तो आर्टिकल 66 का आपको क्लॉज 3 देखना होगा बेटा, और बड़ी बेसिक सी क्वालिफिकेशंस है, जैसे प्रेसिडेंट की थी ना वैसी ही है। जैसे सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि कोई भी व्यक्ति जो वीपी का इलेक्शन लड़ना चाह रहा है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो उसको सिटीजन होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर चाहिए कि उसकी जो उम्र हो, जो उसकी एज हो, वो कम से कम 35 ईयर्स की हो। और तीसरे नंबर पर यह महत्वपूर्ण है कि वो व्यक्ति एलिजिबल होना चाहिए राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए। अब यहां पे दोस्तों मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले तो हमको चाहिए कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरे नंबर पे हमको चाहिए कि इसकी उम्र जो है दोस्तों वो कम से कम 35 ईयर्स की हो। और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको, वो एलिजिबल होना चाहिए राज्यसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट के संबंध में यहां पे लोकसभा का क्राइटेरिया था। अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, पर अगर कोई व्यक्ति वीपी का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो राज्यसभा के इलेक्शन के संबंध में कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ये एक फर्क है जिसको लेके आपको घुमा सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, और फिर वही घिसी पिटी सी बात कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ना ही किसी लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट होने का कारभार संभाल रहा है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट होने का कारभार संभाल रहा है, या फिर गवर्नर है किसी स्टेट में, या फिर मिनिस्टर है किसी भी सरकार में, केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में, ऐसे व्यक्ति को हम नहीं मानते हैं कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। जिसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति अपने पद पे रहते रहते, अपने प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, मिनिस्टर के, गवर्नर के पद पे रहते रहते इलेक्शन लड़ सकता है। पर परिणाम वही होगा कि कल को अगर वो इलेक्शन जीत गया और वो वीपी का पद ज्वाइन करना चाहता है तो उसे वो पुराना वाला पद अपना छोड़ना पड़ेगा। और बाकी के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में तो आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते हो जब तक आप उस पद को छोड़ोगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई? तो अगर कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट का पद संभाल रहा है पहले से, या वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाल रहा है, या गवर्नर का पद संभाल रहा है, या मिनिस्टर का पद संभाल रहा है, तो वो इलेक्शन तो लड़ सकता है क्योंकि उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानते इनमें से किसी भी पद को। पर अगर वो जीत गया तो उसे वो पुराना वाला पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई दोस्तों क्वालिफिकेशंस की बात। इसके बाद टर्म की बात कर लेते हैं, रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं, रिमूवल की बात कर लेते हैं। और ये सारी बातें हमको कहां पे देखने को मिलती हैं दोस्तों? आर्टिकल 67 में।
और बहुत बेसिक सी बातें, आप आधी बातें तो लगभग वही हैं जो प्रेसिडेंट के संबंध में पड़ी हैं। जैसे टर्म की बात करूं तो टर्म ऑफ ऑफिस बिल्कुल प्रेसिडेंट की ही तरह है, 5 साल का टर्म ऑफ ऑफिस है। और काउंटिंग कब से शुरू होती है? जिस दिन वो एंटर करता है अपने ऑफिस में। 5 साल का टर्म मिलता है और जिस दिन वो एंटर करता है अपने ऑफिस में, उसी दिन से दोस्तों गिनती जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है। दूसरा, रेजिग्नेशन की बात कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई भाई खेलते हैं। कौन कौन खेलता है भाई भाई? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन हमेशा किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन हमेशा किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। रिमूवल की बात क्या है? तो किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उसके पद से, ठीक है, उसका टर्म पूरा होने से पहले। और रिमूव करने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं। अब जैसे प्रेसिडेंट के संबंध में तो आर्टिकल 61 के अंदर लंबी चौड़ी इंपीचमेंट का प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के संबंध में तो आपको एक सिंपल सा रेजोल्यूशन पारित करवाना है राज्यसभा से, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के आधार पर। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब जो टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजोरिटी हम लोगों को चाहिए होगी, और इस रेजोल्यूशन को एग्री करेगा लोकसभा। तो क्या होगा? अगर हमको रिमूव करना है, किसी भी वीपी को हमको रिमूव करना है, तो हमें पहले जाना है दोस्तों राज्यसभा के पास, और राज्यसभा से उस रिमूवल मोशन को पारित करवाना है सिंपल मेजोरिटी से, पर वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। मतलब जो भी टोटल मेंबरशिप है राज्यसभा की, टोटल मेंबरशिप कितनी है? 245। 245 के आधे प्लस 1 हाँ बोले तो 245 का हम लोग आधा करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे। कम से कम इतने लोग चाहिए जो बोले हाँ हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति वीपी के पद से हट जाए। ठीक है, तो हमको सबसे पहले नंबर पे ये करना पड़ेगा, राज्यसभा से ये मोशन पारित करवाना पड़ेगा। एक बार जब राज्यसभा से मोशन पारित हो गया तो मान के चलिए कि लगभग वीपी की छुट्टी हो गई, क्योंकि लोकसभा को केवल उस मोशन से एग्री करना है। सिंपली एक वो रेजोल्यूशन पास करेगा लोकसभा, सिंपल मेजोरिटी से, बात खत्म, कुछ नहीं करना है। तो मेन जो रोल है वीपी को हटाने के संबंध में वो राज्यसभा का है, कि वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से क्या निकालते हैं? मोशन पारित करते हैं रिमूवल। एक बार वो हो गया तो लोकसभा को बस अपनी हामी देनी है कि ठीक है आप हटाना चाहते हो तो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, पर वही है, छोटी छोटी सी बातें हैं। जैसे जब भी आप रिमूवल मोशन को इनिशिएट करोगे तो 14 दिन का नोटिस भेजना पड़ेगा, उसको भी तो अपनी बात को रखना पड़ेगा कि मतलब वीपी अगर कुछ कहना चाहता है कि उसे क्यों नहीं हटाना चाहिए तो उसे इस बात का मौका भी मिलेगा। ठीक है, पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे प्रेसिडेंट के संबंध में तो बताया गया है कि क्या स्पेसिफिक ग्राउंड हो सकता है प्रेसिडेंट को हटाने का, और केवल एक ही ग्राउंड बताया है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रेसिडेंट साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है इसलिए उनको रिमूव कर रहे हैं। पर वीपी के संबंध में ऐसा कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं बताया गया है, जिसका मतलब यह है कि वीपी को हटाने का कुछ भी आधार हो सकता है। कोई भी जो रिलेवेंट आधार हो, जो उनकी नौकरी से जुड़ा हो, उनकी जिम्मेदारियों से जुड़ा हो, उसको आधार बनाकर राज्यसभा के अंदर मोशन पारित करवाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, और फिर वही छोटी छोटी सी बात है कि मान लीजिए, वैसे नॉर्मल व्यवस्था तो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका टर्म क्या है? 5 साल का है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि पहले वाले जो व्यक्ति है, जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है, उसका टर्म जब तक खत्म हो तब तक हम नया इलेक्शन करवा दें, जिससे क्या हो, हमारे पास एक नया वीपी उपलब्ध हो जब पुराने वाले का टर्म खत्म हो रहा हो। नॉर्मली तो दोस्तों यही होता है और यही हो जाता है, कोई टेंशन होती नहीं है। पर मान लीजिए कभी भी किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया कि नए इलेक्शन नहीं हो पाए और जो पुराने वाला वीपी है उसका टर्म जो है वो पूरा हो गया है, तो यहाँ पर वो पुराना वाला जो वीपी है वो अपने पद पर बना रहेगा तब तक जब तक नया वीपी के संबंध में इलेक्शन नहीं हो जाएंगे और वो अपना कार्यभार नहीं संभालेगा। सेम लॉजिक है जो प्रेसिडेंट में पढ़ा था ना, एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट है। ठीक है, और री इलेक्शन के लिए भी लड़ सकता है, प्रेसिडेंट में भी री इलेक्शन के लिए लड़ सकता था, वीपी भी, अगर कोई व्यक्ति है पहले से वीपी है दोबारा वीपी बनना चाहता है लड़ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और आखिरी में दोस्तों हम बात करते हैं ओथ की। ओथ लेता है जो वाइस प्रेसिडेंट, उसकी बात कर देते हैं, और वो हमको देखने को मिलती है आर्टिकल 69 के अंदर, ओथ ऑफ वीपी, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और बड़ी सिंपल सी ओथ है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है ये समझ लीजिए। वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलवाता है वो दिलवाता है प्रेसिडेंट।
वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलवाता है प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। अब आपके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं मेरे पास, कोशिश करो लिख के भेजने की। प्रेसिडेंट साहब को ओथ कौन दिलवाता था? प्रेसिडेंट साहब को कौन ओथ दिलवाता था? वाइस प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट साहब दिलवाते हैं। नहीं आ रहे आप लोगों के मैसेज, मुझे लग रहा है कि अभी भी वो इश्यू बना हुआ है। कोई परेशानी नहीं है, चलो तो मैं आपकी तरफ से मैं जवाब दे देता हूँ। प्रेसिडेंट साहब को कौन ओथ दिलवाता था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपलब्ध नहीं होते थे तो कौन दिलवाता था? जो सीनियर मोस्ट जजेस अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट में, वो दिलवाते थे। पर वीपी को कौन दिलवाता है ओथ? प्रेसिडेंट। या तो प्रेसिडेंट खुद भी दिलवा सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकता है कि आप जाओ, मैं बिजी हूं, आप जाओ और वीपी साहब को ओथ दिलवा दो। आने लगे आप लोगों के मैसेज, आ रहे हैं, आने लगे, ठीक है। तो हो गया, ये वाला ओथ वाली बात हो गई। अब वेद के ओथ के अंदर होता क्या है? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। बड़ी बेसिक सी ओथ है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि वो अपने अपने भारतीय संविधान की तरफ आस्था रखेंगे, उसकी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे और अपने जो उनका ऑफिस है वीपी का, उसकी जो ड्यूटीज है उनको पूरा अच्छे से फेथफुली निभाएंगे। बस इतनी सी ओथ होती है, ठीक है। फिर दोस्तों एक आर्टिकल है, आर्टिकल 71, उसको मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ जिससे आगे चल के हमको उसके संबंध में परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वहां से एमसीक्यू मैंने देखा है। आर्टिकल 71 और देख लीजिए। हम इस टॉपिक को खत्म करें उससे पहले ये आखिरी आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 71 ऐसे मैटर्स की बात करता है, ऐसे मुद्दों की बात करता है जो प्रेसिडेंट साहब के और वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। और क्या कहता है दोस्तों? जितने भी डाउट्स, जितने भी डिस्प्यूट्स अराइज हों, चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़े हुए हों, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, उनके संबंध में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है केवल वही इंक्वायरी कर सकता है और केवल वही फैसला ले सकता है। और जो भी फैसला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट लेता है ऐसे किसी भी इलेक्शन डिस्प्यूट के संबंध में, दोस्तों वो फैसला फाइनल होता है। तो अगर कभी भी इलेक्शन से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए, मानो कोई प्रक्रिया फॉलो की गई या नहीं की गई, कहीं पे कोई धांधलेबाजी हुई है, कुछ गलत हुआ है, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए, चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित हो, जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है दोस्तों इस चीज के संबंध में, वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो फाइनल होता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, और अगर किसी भी कारणवश मान लो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे में पहुंचता है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट का पद संभाल रहा है या कोई भी व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाल रहा है, उसका जो इलेक्शन है वो वॉइड है क्योंकि उसके अंदर कोई धांधलीबाजी हुई थी, कोई गड़बड़ हुई थी, तो क्या होगा कि उस व्यक्ति ने जो भी एक्ट्स किए होंगे, जो भी डिसीजन लिए होंगे, तब तक जब तक ऐसी घोषणा आई उनको हम इनवैलिडेट नहीं करते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना, 1 मिनट लगाना इसको समझने के लिए। दोस्तों मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया और उसने प्रेसिडेंट होने का कार्यभार संभाल लिया। इसी तरीके से मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो वाइस प्रेसिडेंट चुना गया और उसने वाइस प्रेसिडेंट होने का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने का मतलब क्या है कि उसने फैसले लेना शुरू कर दिए होंगे अपने पद से जुड़े हुए, सही बात है, कुछ कदम उठाने लगा होगा वो ऑलरेडी अपने पद से संबंधित। अब मान लीजिए उसके इलेक्शन के संबंध में डिस्प्यूट अराइज हो जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे दे कुछ समय के बाद जहां पे सुप्रीम कोर्ट बोले कि इलेक्शन में गड़बड़ी थी इसलिए ये इलेक्शन वॉइड है, हमें दोबारा से इलेक्शन करना पड़ेगा। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो भी डिसीजन, जो भी फैसले, जो भी कदम उस व्यक्ति के द्वारा उठाए गए थे, जब तक वो उस पद पे बना हुआ था प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट के, उन फैसलों को या उन कदमों को हटाते नहीं हैं, वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो भले ही इलेक्शन वॉइड हो जाए पर वो जो फैसले हैं जो उस व्यक्ति के द्वारा लिए गए थे वो वॉइड नहीं होते हैं। ऐसा अगर एमसीक्यू आपसे पूछ लें तो बच्चे गलत करके मत आना, ठीक है। कई बच्चों को बड़ा मन होता है कि इसमें एक्शंस को भी हम लोग वॉइड कर दें, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। कानून और नियम कुछ अलग बात कहते हैं, ठीक है, क्लियर है।
चलो, ये हो गया आपका वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक कवर। अब दोस्तों हम लोग 5:30 हो गया, हम लोग छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं, शुरुआत कर देते हैं एक नए टॉपिक की, जिसको हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे अपने अगले सेशन में। आप लोग मैसेज भेज नहीं पा रहे हो तो आप लोग मना तो कर नहीं पाओगे मुझे। ये वैसे सबसे अच्छा लगा मुझे आज जो भी हुआ है ना। वरना क्या होता, अभी मेरे ऊपर आप लोग शुरू हो जाते कि नहीं सर बस करो सर, रुक जाओ सर। हाँ, अब आप लोगों को टेक्नोलॉजी ने शांत कर दिया है तो आपको पढ़ना होगा। ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो ठीक है, हल्का सा शुरू करता हूँ, परेशान मत हो। 15 मिनट बचे हुए हैं कि 15 मिनट खराब करने, आपके मैसेज वैसे भी नहीं आ रहे हैं तो बातचीत तो हो नहीं सकती है, तो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। और जितना जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए उतना बढ़िया है, ठीक है। चलो, अब दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो प्राइम मिनिस्टर है, दी प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर जब हम पढ़ते हैं तो साथ के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी डिस्कशन आता ही रहता है, तो दोनों का साथ में ही पढ़ लेते हैं जिससे कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों आज का जो हमारा डिस्कशन है ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ, ये शुरू होता है आर्टिकल 75 से, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, पीएम साहब द रियल हेड, और बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और इसमें दोस्तों जो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आर्टिकल 75 का क्लॉज 1, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है आर्टिकल 75 का क्लॉज 1, और वो कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। अब इस बात की चर्चा हम लोगों ने कल भी की थी कि कैसे प्रक्रिया होती है, तो हल्का सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए। दोस्तों आप सभी को पता है कि लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और उन इलेक्शंस के लिए हमारे पूरे देश को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा चुन के आता है और वो लोकसभा में जाके बैठ जाता है, जितनी भी सीट्स होती हैं लोकसभा में उसके अनुसार। अब जिस भी पार्टी की सबसे ज्यादा सीट्स आई होती हैं लोकसभा में वो बनाती है अपनी सरकार, और जो भी पार्टी बनाती है अपनी सरकार वही पार्टी बताती है कि हमारा लीडर कौन है, और वही जो लीडर है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। तो जब पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही होती है, जब वो क्लेम रेज करती है प्रेसिडेंट के सामने जाके कि हम सरकार बनाएंगे क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी का सपोर्ट है, तो वो पार्टी बताती है कि कौन वो व्यक्ति है जो उनका लीडर है, जिसे वो चाहते हैं जो उनकी सरकार का प्राइम मिनिस्टर बने। तो जिस भी व्यक्ति का नाम लिया जाता है पार्टी के द्वारा उनके लीडर के तौर पर, प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं कि उसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुन लेते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है आर्टिकल 75 के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो कौन होता है, मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है, जो लोकसभा में पार्टी जीत के आई होती है। पर दोस्तों कई बार क्या होता है, परिस्थिति इतनी आसान होती नहीं है। मानो लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आए पर किसी भी एक पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, कोई भी एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास रिक्वायर्ड सपोर्ट हो कि वो अपनी सरकार बना पाए। तो वहां पे सही मायने में अगर देखें तो प्रेसिडेंट के पास पावर आती ही तब है। इस स्थिति को बोलते हैं दोस्तों हम लोग हंग पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं, हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट का मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति जहां पे कोई भी सिंगल पार्टी अपनी सरकार बनाने में सक्षम ना हो पा रही हो खुद से। तो यहां पे क्या होता है, जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो जाती है। ऑफर जाने लगते हैं कि हमारी पार्टी को सपोर्ट करो, हमें इतने लोग चाहिए, आपको इतना पैसा मिलेगा, ये सब चीजें होने लगती है। ये सब गलत है, गैर कानूनी है, पर प्रैक्टिकली होता दोस्तों यही है, ठीक है। और फिर फाइनली देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति आगे आके क्या ये कह पा रहा है कि मेरे पास रिक्वायर्ड सपोर्ट है। तो क्या होता है, भागा दौड़ी मच जाती है। मान लो मैं प्रेसिडेंट हूं, अब मेरे पास दो लोग आके खड़े हो गए और दोनों लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास भी मेजोरिटी का सपोर्ट है, मेरे पास भी मेजोरिटी का सपोर्ट है, मैं हूं प्रेसिडेंट। अभी मेरे पास कोई प्राइम मिनिस्टर है नहीं जो मेरा कान खाए, ना ही कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है मेरे सर पे मुझे बताने के लिए मुझे क्या करना है। मैं अपनी आज़ादी से चल रहा हूं। अभी मेरे सामने दो लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं कि मेरे पे भी मेजोरिटी सपोर्ट है, तो मेरे पे भी मेजोरिटी सपोर्ट है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी मर्जी है।
मैं दोनों में से किसी को भी पहले मौका दे सकता हूं कि अच्छा आपके पास मेजोरिटी सपोर्ट है, चलो चलते हैं लोकसभा। और लोकसभा में लेके गया उनको और पूछा लोकसभा में, बताइए जी कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ये साहब अपनी सरकार बनाए, हाथ खड़े कीजिए। अब लोकसभा में 550 टोटल मेंबरशिप है, तो 276 हाथ चाहिए हम लोगों को। एक बंदा तो वो खुद ही है, तो 275 और हाथ चाहिए जो खड़े हों, उठे हाथ, तो सरकार बने। तो हाथ उठाते हैं लोग जो सपोर्ट करते हैं, अब उन हाथों की काउंटिंग होती है। अगर दोस्तों वो हाथ 275 हो गए तो ये बंदे की सरकार बन गई। अब प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, प्रेसिडेंट को उसी बंदे को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट करना पड़ेगा। पर वहीं मान लो ये व्यक्ति फेल हो गया, 275 हाथ उठे नहीं, 250 उठे या 200 उठे, अब वो जो दूसरा वाला व्यक्ति था उसको खड़ा करेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब आओ अब आपकी बारी आई। अब कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ये व्यक्ति सरकार बनाए, हाथ खड़े करें। फिर से सब लोग हाथ खड़े करेंगे और फिर से सेम प्रक्रिया होगी, गिने जाएंगे कि कितने लोग हैं। अगर इनके सपोर्ट में आ गए 275 हाथ तो इनकी सरकार बन जाएगी, प्रेसिडेंट साहब उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट कर देंगे। तो इसी तरीके से जो प्रक्रिया चलती रहती है, हो सकता है दोनों की ना है तो वो हंग पार्लियामेंट ही बनी रहेगी। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बहुत समय निकल गया, कोई भी व्यक्ति सरकार बना ही नहीं पा रहा है, तो क्या करते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं। पर वो आखिरी चीज होती है, जब पूरा 100% श्योर हो जाओ कि सरकार बन ही नहीं सकती है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उस लोकसभा को ही डिसॉल्व कर देता है। और डिसॉल्व करने का मतलब क्या है, नए इलेक्शन होंगे, फिर से फ्रेश इलेक्शन होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, डिपेंड करता है कि क्या परिस्थितियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस की और ओथ की। देखो, जब प्रेसिडेंट साहब जब प्राइम मिनिस्टर साहब को चुन लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट साहब ओथ दिलवाते हैं। किसको ओथ दिलवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को। किस बात की, उनके पद से जुड़ी हुई, और बोलते हैं कि वो अपने पद से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारी है, क्योंकि रियल हेड होने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो उनको ओथ दिलवाते हैं और उनको कसम खिलवाते हैं कि आप भारतीय संविधान के अनुसार चलेंगे और फेथफुली अपनी ड्यूटीज को निभाएंगे और कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेंगे। और जैसे ही ऐसा होता है तो वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अपने पद को, कार्यभार को संभाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद दोस्तों टर्म की बात है। अब दोस्तों जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, उनका कोई स्पेसिफिक टर्म तो है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर तभी तक रह सकता है जब तक उसके पास लोकसभा के अंदर रिक्वायर्ड सपोर्ट है। अब ये भी हो सकता है कि वो पूरे 5 साल काट दें, लोकसभा का ड्यूरेशन तो है फिक्स्ड 5 साल का, पर सरकार कब तक रहेगी या कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स टर्म नहीं है। तो जैसे अभी मोदी जी हैं तो उनके पास अच्छा खासा सपोर्ट है, तो वो अपने पूरे 5 साल पूरे कर रहे हैं, हर बार पूरे कर रहे हैं। 2014 से 19 पूरा किया, फिर 19 से 24 अभी पूरा होने वाला है, फिर 24 में इलेक्शन होंगे, देखते हैं क्या होता है। तो अगर रिक्वायर्ड सपोर्ट है तो कोई टेंशन नहीं है, एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल तक काट देता है। पर अगर वही जोड़ तोड़ वाली परिस्थिति होती है तो ऐसा नहीं भी हो पाता है। मान लो सरकार बनाई, 2 साल तक सरकार चली, फिर वो जिस सपोर्ट के साथ सरकार बनाई थी उन लोगों ने सपोर्ट वापस ले लिया, तो आपकी सरकार गिर गई, तो 2 साल में ही प्राइम मिनिस्टरशिप चली गई। तो प्राइम मिनिस्टरशिप का कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है कि इतने टाइम तक आप रहोगे, वो डिपेंड करता है कि कब तक आप मेजोरिटी साध सकते हो। जब तक आपके पास मेजोरिटी का सपोर्ट है तब तक आप प्राइम मिनिस्टर बने रहोगे। जहां तक बाकी के मिनिस्टर्स की बात है, अभी इस बात को मैं समझा देता हूं पहले आपको। जैसे ही प्रेसिडेंट साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को अपॉइंट कर लिया, अब क्या करते हैं, बाकी के मिनिस्टर्स को चुना जाता है, क्योंकि एक केवल प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए बाकी के भी मिनिस्टर्स चाहिए, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट साहब को नाम बताते हैं एक एक करके कि मेरे को ये व्यक्ति चाहिए जो मिनिस्टर के तौर पर मेरे लिए काम करे। तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट साहब बारी बारी से हर एक व्यक्ति को, जिनका भी नाम सुझाया होता है, उसको बना देते हैं मिनिस्टर। अब ये जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं, इनको बोला जाता है कि वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, पर वो सच बात नहीं है। रियल में तो वो प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर पे काम करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी भी समय पर प्रेसिडेंट को कहकर उनको अपने पद से हटवा सकते हैं। तो देखा जाए जो रियल पावर है किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर बनाने की या मिनिस्टर के पद से हटाने की, वो पूर्णतः दोस्तों किसके पास होती है, वो पूर्णतः होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। करता सब कुछ प्रेसिडेंट है, हो सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे रहा है,
जैसा हमने बताया था ना मैंने आपको कि प्रेसिडेंट कागजी हेड है, नॉमिनल हेड है, हो सब कुछ उसके नाम पे रहा है, पर कर सब कुछ प्राइम मिनिस्टर रहा है। तो रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है। तो मिनिस्टर जो है वो ऑन दी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट काम करते हैं, पर रियल में माना जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर की प्लेजर के दौरान काम करते हैं, पर कोई फिक्स टर्म नहीं है, कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी बनाया जा सकता है। राजनीति बड़ी अस्थिर सी चीज है, तभी तो लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आखिरी पॉइंट पढ़ा रहा हूं, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी, माफ करिएगा, बस आखिरी पॉइंट है, वो है दोस्तों आर्टिकल 78। ठीक है, आर्टिकल 78 और देख लीजिए आप, फिर मैं कल पढ़ा दूंगा आप लोगों को, जो बची हुई चीजें होंगी उनको कल समझा दूंगा। आर्टिकल 78 बात करता है दोस्तों ड्यूटीज की, प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या क्या ड्यूटीज होंगी। सबसे पहली ड्यूटी बताया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब की कि वो कम्युनिकेट करेंगे प्रेसिडेंट को वो सारे फैसले जो फैसले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिए हैं, जो हमारे देश के, हमारी यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, और जो कानून के संबंध में प्रपोजल है उनके संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों देखो, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की ये होती है कि जो जरूरी जानकारी है, सरकार की जो फैसले हैं, वो प्रेसिडेंट साहब तक पहुंचे। तो जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है उसको कम्युनिकेट करना होता है, उसको कम्युनिकेट करना होता है प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रेसिडेंट को। किस चीज के बारे में? जो भी फैसले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले रहे हैं, जो भी कानून वो बनाने की सोच रहे हैं, हर चीज की जानकारी प्रेसिडेंट साहब पे पहुंचती है प्राइम मिनिस्टर साहब के थ्रू, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है और संवैधानिक जिम्मेदारी है आर्टिकल 78 के अंदर। इसके अलावा एक तो हो गया कि फैसले क्या लिए जा रहे हैं ये बताना है, दूसरे नंबर पे आपको ये बताना है वो सारी जानकारी, जो जानकारी जरूरी है यूनियंस के अफेयर्स को एडमिनिस्टर करने के लिए। मतलब आपने कोई कानून बनाया, क्यों बनाया, किन आधारों पर बनाया, आपको क्यों लगी इस चीज की जरूरत, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन। तो आपको अपना फैसला आपने क्या लिया है वो भी बताना है, आपका डिसीजन क्या है वो भी बताना है कि कौन सा लॉ बना रहे हो, कौन सी पॉलिसी बना रहे हो, और उस डिसीजन से जुड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन है वो भी बतानी है कि आपने ये फैसला क्यों लिया, आपने ये कानून क्यों बनाया, दूसरा कानून क्यों नहीं बनाया। तो फैसला भी कम्युनिकेट करना है, इंफॉर्मेशन भी देनी है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कभी भी प्रेसिडेंट साहब खुद से मांग लें, खुद से मांग लें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी किसी भी फैसले से संबंधित, जो फैसला किसी भी मिनिस्टर ने लिया है पर जिसकी चर्चा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा नहीं की गई है, तो प्रेसिडेंट ये बोल सकता है कि इस मुद्दे पे पहले चर्चा की जाए। मान लीजिए, बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूं, मान लीजिए देखो, ये जो सारे मिनिस्टर्स हैं अलग अलग काम संभालते हैं, इन पे अलग अलग पोर्टफोलियो होता है। एक कोई डिफेंस मिनिस्टर होगा, एक कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर होगा, एक कोई होम मिनिस्टर होगा। तो अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ये अलग अलग काम करते हैं। मान लीजिए कोई भी मिनिस्टर है, उसने कोई भी फैसला लिया, ठीक है, अभी उस फैसले के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स ने डिस्कशन नहीं किया है, केवल एक मिनिस्टर ने फैसला ले लिया है कि वो चाहता है कि ये कानून बने या फिर ये पॉलिसी आए। इसके बारे में जानकारी पहुंचती है प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको तुरंत के तुरंत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा डिस्कस करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है कि वो उस चीज को, उस मुद्दे को, उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को वो सीधे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रख देंगे और बोलेंगे कि देखिए, आपके ही एक मिनिस्टर ने ये पॉलिसी बनाने की सोची है, ये वो फैसला लेने की सोच रहा है, तो आप इस पे जरा विचार करिए कि क्या ये सही है, क्या और भी कुछ तरीका हो सकता है। तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने ऐसे मुद्दे उठा सकता है जिसके संबंध में उनका कोई एक मिनिस्टर फैसला ले रहा है या डिसीजन ले रहा है। तो टोटल 3 चीजें याद रखनी है आर्टिकल 378 के अंदर, आर्टिकल 78 के अंदर, 378 बोल रहा हूँ, आर्टिकल 78 के अंदर, कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रेसिडेंट साहब तक अपने सारे डिसीजन पहुंचाएं, अपने और अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारी जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं उन डिसीजन से जुड़ी हुई,
और प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रख सकते हैं ऐसे मुद्दे जिनके बारे में किसी मिनिस्टर ने फैसला लिया है पर जिनको कंसीडर नहीं किया है अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि वो उस पर चर्चा कर लें और जो भी फैसला है उसको बता दें। ठीक है, क्लियर है? चलो दोस्तों, आपका आज का समय खत्म हुआ। मैंने बहुत फायदा उठा लिया इस बात का कि आप मैसेज नहीं कर पा रहे थे, मुझे रोक नहीं पा रहे थे। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत। आप सभी लोगों से कल मुलाकात होगी। कल हमारा जो डिस्कशन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से शुरू होगा और हम अपना जो डिस्कशन है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेके उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती है आप सभी लोगों से कल, और कोशिश करिएगा कि एक छोटा मोटा आंसर लिख लें, कोई शॉर्ट नोट वोट नोट टाइप का, उन चीजों पर जिनको हमने आज पढ़ा है। धन्यवाद।